नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में छत्तीसगढ़ के टॉप ब्लॉगरों में से एक दीपक भैया। दीपक भैया को मैं ऐसे जाना कि जैसे छत्तीसगढ़ के कोई अच्छे जगह के बारे में जब भी सर्च करता हूं कि वहां जाना चाहिए या नहीं, वहां की चीज़ों के बारे में, तो इनका वीडियो मुझे ज़रूर देखने को मिल जाता है। और इनकी एक एक चीज़ें वहाँ के बारे में, कैसे जाया जाए, कैसे पहुँचा जाए, वहाँ क्या क्या खासियत है, ये सब चीज़ों को लेके इनका जो वीडियो है उसको देख के फिर हम कहीं जाने का प्लान करते हैं। तो आज हम इनका स्टूडियो में हमारे स्वागत करते हैं। नमस्कार भैया, स्वागत है आपका। जय जोहार। तो आप बताइए भैया, आपकी जो ट्रैवल जर्नी है छत्तीसगढ़ से ही लेके आप और दूसरे दूसरे स्टेट के अलग अलग जगहों में आप ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को बोलना चाहता हूँ जय जोहार। मेरा नाम दीपक है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं शुरू से ही मुझे घूमना पसंद था। तो बचपन के दिनों में ही बिलासपुर के आसपास में घूमना स्टार्ट किया, पूरा घूमा। उसके बाद इच्छा और बढ़ा, जिज्ञासा और बढ़ा, तो फिर बाहर घूमना शुरू किया। फिर भारत के अलग अलग राज्यों में घूमा। फिर एक बार माइंड में आया कि छत्तीसगढ़ को पूरा अच्छे से घूमना चाहिए, क्योंकि हर कोई क्या है, बाहर तो हर कोई घूमता है पर अपने जगह को कोई घूमता नहीं है। मेरे दोस्त भी कई बार सजेस्ट किए कि आप जाइए, अपने जगह को देखिए। और मैं बाहर भी मतलब कई जगह पर जाए, कर्नाटका गया तो वहाँ पर हम लोग वाटरफॉल घूम रहे थे, तो वो वहाँ पर भी देखे कि वहाँ से बड़े बड़े वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में, पर वो उतना फेमस नहीं है। जब मैं आकर देखा कि यहाँ के जो वाटरफॉल है उतना फेमस नहीं है, ना तो यूट्यूब में है ना गूगल में है। तो मैं सोचा क्यों ना इसका प्रॉपर वीडियो बना के इसको प्रमोट किया जाए। तो वो 2016 का समय है जब मैंने ये स्टार्ट किया था, 15-16 का समय है। तो उस टाइम फिर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो लोगों का रिस्पांस आया कि और भी जगह है वहाँ का वीडियो बनाइए। तो मैं बस्तर, मैनपाट इन जगहों से शुरू किया, उसके बाद फिर सभी जगह के ऊपर वीडियोस बनाया। तो इसी तरह से स्टार्ट हुआ ये जर्नी जी। और काफी देखने को मिलता है आपका अलग अलग जगहों को लेके उनके वीडियोस। हाँ। भैया, जैसे कि होता है कि हम अभी जहाँ पे हैं, हाँ। वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि हम बचपन में कैसे थे। तो बचपन को देख के लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि आगे होके ऐसा रहेगा। तो क्या आप बचपन में घुमक्कड़ टाइप के थे क्या थोड़ा? हाँ भाई, मेरे को मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं स्कूल से बंक मार के, बचपन में बंक मार के जाता था। और इस कारण से मैं बहुत फेलियर, तो मैं बहुत है, 4वीं में फेल हूँ, 8वीं में फेल हूँ, 10वीं में फेल हूँ, भाई कॉलेज में भी फेल हूँ। ठीक है। और ये सब है घूमने के कारण से। मेरा दोस्त एमकॉम, जब हम एमकॉम प्रीवियस में थे तो उस टाइम पे भी मैं घूमने के लिए जाता था। एमकॉम फेल, प्रीवियस फेल हो गया। ऐसे बहुत मतलब घूमने की वजह से पूरा फेलियर रहा है। पर ये फेलियर जो है मतलब मेरा सीख है। मतलब घूमना जो है ये मतलब और मोटिवेट करता है, ऐसा लगता है मुझे। वो तो सही है भैया कि कोई एक कहते हैं ना कि कागज का एक टुकड़ा किसी का भविष्य नहीं निर्धारित कर सकता। हाँ। तो आपने इसको एक चरितार्थ किया है अपने ट्रैवल के रूप में, ट्रैवल ब्लॉगर बनने के रूप में। भैया, जैसे आप बहुत जगह घूमे हो, बहुत जगहों के बारे में जाने हो, डिफरेंट लोगों से मिलते हो जी, तो मैं एक छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक शब्द सुनता हूँ, अबूझमाड़। हाँ। वो शायद एक क्षेत्र भी है और वहाँ अबूझमाड़िया लोग रहते हैं। हाँ। तो इसकी हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है छत्तीसगढ़ के लोगों को, और बाहर के लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ। तो आप थोड़ा अबूझमाड़ क्या है, कैसे होते हैं ये लोग, थोड़ा बताएंगे क्या इसके बारे में? जी, मैं अभी रिसेंट में ही अभी अबूझमाड़ गया था और मैं अबूझमाड़ के अलग अलग हिस्सों में जाके मैं घुमा हूँ। तो बस थोड़ा ही जानकारी है। तो अबूझमाड़ का मतलब होता है, उसका नाम का मीनिंग है अबूझ, मतलब जिसे बूझा ना जा सका, माड़ मतलब पहाड़ वाला क्षेत्र। और सच में वो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है, नदी, नाले, पहाड़, जंगल, यही है वहां पर। और इतने खूबसूरत खूबसूरत जगह है वहां पर। जो हांदावाड़ा वाटरफॉल, बाहुबली जिसमें शूटिंग हुआ है ऐसा बोलते हैं, वो वाला वाटरफॉल भी वहीं पर है। ठीक है। तुलार गुफा पड़ता है, बहुत बड़ा केव है, वो वहीं पर पड़ता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत जनजाति अबूझमाड़िया वहीं पर रहते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही वहां पर ककसाड़ गया था। तो ककसाड़ सच में बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोग मतलब अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हो लाइफ में, बस्तर को एकदम पास से, करीब से जानना चाहते हो, या ट्राइबल्स को करीब से जानना चाहते हो, तो अबूझमाड़ का ककसाड़ देखने जाओ।
रियल में एकदम ब्यूटी है वहाँ। अभी भी वहाँ पे लोग जो है, जो पुरानी पद्धति से लोग वहीं पर रहते हैं। वहाँ पर कक्साड़ में शामिल होने के लिए 50-50 किलोमीटर दूर से 2-2 3-3 दिन पहले जो है उस गांव में आते हैं, एकत्रित होते हैं और पूरा सुबह से लेकर रात तक कक्साड़ चलता है और रात भर कक्साड़ चलता है। लड़कियों का श्रृंगार भी बहुत खूबसूरत है। वो जो है मयूर का पंख है, बगुला का पंख है, वो श्रृंगार करते हैं। मतलब साड़ी है, साड़ी के साथ यहाँ पर जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के शहरों में गहने पहनते हैं, पर वहाँ पर गहने वहने बहुत ना के बराबर पहनते हैं। वहाँ पर श्रृंगार के रूप में मयूर पंख, बगुला का पंख और ऐसे चीज़ों को पहना जाता है। कोई दिखावट नहीं है वहाँ पर, बहुत खूबसूरत है। और अभी तक वहाँ पे थोड़ा सा उतना एक्सेसिबल भी नहीं है ना, वहाँ पर अच्छे से स्कूल है, ना रोड है, पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग अभी भी मड के हाउस में रहते हैं। तो वो देखने लायक है। सब किसी, मतलब हर किसी को वहाँ पर जाकर देखना चाहिए, वहाँ की ब्यूटी को देखना चाहिए। मुझे लगता है अभी भी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत कुछ ही लोग जो है वहाँ पहुँचते हैं और जाके देख पाते हैं। तो भैया अभी अबूझमाड़ के बारे में आपने बताया, बहुत खूबसूरत जगह है कि एक कल्चर की प्योरिटी जो है वहाँ पे आप जो बता रहे हो, तो वहाँ जैसे आम नागरिक, आम लोग वहाँ कैसे जा सकते हैं वहाँ की चीज़ों को देखने के लिए? क्या वहाँ जाना पॉसिबल है या नहीं? हाँ भाई, हर किसी के लिए पॉसिबल है। आप यहाँ से रायपुर से हैं जैसे, तो रायपुर से सीधा नारायणपुर जाइए, नारायणपुर से ओरछा जाइए, ओरछा मतलब अबूझमाड़ है। और अंदर जैसे जाना है तो जब तक अगर कोई जानकार नहीं है तो मत जाइए, और कोई जानकार है तो उनके साथ जो है आसपास की जगह को जाया जा सकता है। कई जगह से जो है अबूझमाड़ के एरिया में जा सकते हैं। जैसे तुलार गुफा है, तुलार गुफा एक ही दिन जा सकते हैं, वो महाशिवरात्रि के दिन जा सकते हैं। हांदावाड़ा जलप्रपात है, उसमें कभी भी आप जा सकते हो। और ऐसे जैसे ओरछा है, ओरछा तो कभी भी आप जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जाने के लिए कोई एकदम परमिशन लगता है, कभी भी जा सकते हो। चलिए, ये तो बढ़िया हुआ फिर। तो भैया जैसे उधर के गांव में हम जैसे जाते हैं, या कोई भी जैसे घूमने जाते हैं, या आप जैसे जाते हो वीडियो कैमरा वगैरह लेके ब्लॉग बनाने के लिए, जगह को विजिट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो वहाँ के गांव वालों का रिएक्शन कैसा रहता है? क्या वेलकमिंग नेचर रहता है? जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का हमेशा से रहा है कि अतिथि देवो भव का जो हमारा कल्चर है, क्या वो आपको विभिन्न गाँव में जैसे आप जाते हो छत्तीसगढ़ के, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है उन लोगों को लेके? भाई, मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी गाँव गया हूँ ना, सच में अतिथि देवो भव की तरह ही वहाँ ट्रीट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कहीं मैं बाहर आया हूँ। हर बार जो है वहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी के घर में ही या अपने घर में जा रहा हूँ। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं कोरिया का। मैं राम वनगमन में जब यात्रा कर रहा था, तो उस टाइम पे जब मैं कोरिया के ही गांव में गया, हम लोग पूरे दिन भर ट्रैवल किए थे। और रात को हम लोग जैसे उनके एक गांव था देवसिल नाम का, वो गांव में जैसे ही हम एंटर किए तो देखे कि आसपास में कोई नहीं है। फिर अंदर हम मोहल्ले में गए, तो वहाँ पे एक घर था, जिसके घर में गए तो बताया कि हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। तो वो अपने घर में प्रॉपर बुलाया, पानी वानी पिलाया, उसके बाद पूछा कि कहाँ से हो, क्या करने आए हो। फिर बताया कि हम घूम रहे हैं करके। तो बोले कहाँ रुकोगे? तो बोले कि हम कहीं भी सो जाएंगे भैया, बाहर में, ऐसे करके। तो बोले बाहर में क्यों सोगे भैया, हमारे घर में सो। हम अपने घर में रोके, वैसे ही फिर वहाँ पर खाना खिलाए। 2 दिन तक हम लोग उनके घर में रहे। और वो ये नहीं बोले कि भाई कि जाओ, जैसे शहर में जाओगे ना, किसी घर में आप नॉक कर दोगे कि भैया एक गिलास पानी दे दो, तो भगा देते हैं। पर गांव के लोग ऐसा नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग ऐसे नहीं है, बहुत खूबसूरत है। हम लोग वेलकमिंग नेचर के हैं। उसके अलावा सिर्फ कोरिया की ही बात नहीं है, बस्तर के भी हम कई गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि वहाँ पर प्रॉपर पूछते हैं कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, और पर्पस जान जाते हैं तो फिर वो वेलकमिंग करते हैं। और कोई भी ट्रैवलर है जो ऐसा घूम रहा है, तो आपका नेचर से पता चल जाता है कि आप कैसे हो। तो वो बिल्कुल वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं भाई। कहीं पे भी मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं बाहर आया हूँ। बहुत बढ़िया। ये तो हो गया भैया, जैसे वो तो हम हमेशा से ही देखते आए हैं बचपन से ही, कि जैसे कोई हमें एड्रेस पूछता है छत्तीसगढ़ में कि हमको यहाँ जाना है, तो उंगली पकड़ के घर तक छोड़ के आते हैं। ये नेचर तो देखने को ही मिला है, और आपने बताया तो बहुत अच्छा लगा। और तो भैया एक और आता है कि छत्तीसगढ़ फुल ऑफ सरप्राइजेस करके एक वर्ड है
कि छत्तीसगढ़ में बहुत चीज सरप्राइज करने वाली है लोगों को। तो ऐसी क्या क्या चीजें आपको सरप्राइज करती है छत्तीसगढ़ की? भाई पूरा सरप्राइज ही सरप्राइज है। छत्तीसगढ़ का एक जैसे चित्तौड़गढ़ एरिया है, इतने सारे खासियत है वहाँ पर। वो एक एसेंट प्लेस है, बहुत प्राचीन है मतलब वो, ठीक है। उसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पर। ASI का अंडर में जो है मंदिर, माँ महिषासुर मर्दनी का मंदिर है, तो एक आर्कियोलॉजी साइट है, ठीक है। रिलीजियस प्लेस है वहाँ पर, शंकर गुफा है वहाँ पे, महिषासुर मर्दनी का माता का मंदिर है, ठीक है। मिस्टीरियस प्लेस है, बहुत ऐसे ऐसे प्लेस है वहाँ पर। जैसे वहाँ पर पानी खोदने के लिए जब पंप डालते हैं तो पूरा अंदर से पूरा खोखला है, कई सारा द्वार है, कंचन कुआं है, ठीक है, वो बहुत मिस्टीरियस है। उसके अलावा वहाँ पर 9 व्यू पॉइंट है, वाइल्ड लाइफ है, नदी है, जंगल है, पहाड़ है, मतलब हर चीज़ है। वैसे ही छत्तीसगढ़ के हर कोने में वैसे ही है। बस्तर में पूरे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, हांदावाड़ा जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, नंबी जलप्रपात है, नीलम सराई वाटरफॉल है। कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर ही 50 से भी अधिक केव है। पूरे बस्तर संभाग में ही लगभग 100 से भी अधिक झरना है। केसकाल में जाएंगे तो केसकाल के एक ही गांव में 20 से भी अधिक झरना है। ऐसे ऐसे रॉक पेंटिंग मिले हैं, मतलब 10-10 हजार साल पुराने रॉक पेंटिंग बस्तर में मिले हैं। रायगढ़ में 10-10-15 हजार साल पुराने रॉक पेंटिंग मिले हैं, कोरिया में मिले हैं, कई सारे, मतलब हर परफेक्ट से यहाँ पे हर चीज है जो एक टूरिज्म में होना चाहिए या एक राज्य में होना चाहिए। सब कुछ यहाँ पर है, बस उसे देखना जो एक नजरिया चाहिए, उसके लिए एक व्यू चाहिए। अगर वो देख पा रहे हैं तो सब कुछ है। ये तो बहुत बढ़िया भैया कि छत्तीसगढ़ को आपने एक्सप्लोर किया है। आपने कहीं ना कहीं एक स्टार्ट किया होगा कि वो जो बोलते हैं ना कि घूमने का कीड़ा, ये आपको कहाँ से लगा कि अब मेरे को ट्रैवल ब्लॉगर बनना है, अब मेरे को सारे जगह को घूमना है, पूरा लोगों तक लाना है इन जगहों की खूबसूरती को? ये आपको, आप कहाँ से इंस्पायर हुए इसके लिए? ये बचपन से ही है भाई। मैं बचपन से ही घूमना मुझे पसंद था। उसके बाद जैसे जैसे जिज्ञासा और बढ़ते गया तो मैं एक्सप्लोर करते गया। और झरना मेरे को बहुत पसंद है, नदी नाले मेरे को बहुत पसंद है, वहाँ पर बैठना मेरे को पसंद है। एक अलग से शांति मिलता है। पता नहीं लोग क्यों नहीं निकलते हैं घर से। निकलना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए। और एक बार आप घूमना, रिफ्रेशमेंट आपको जब लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, तो आप सब कुछ छोड़ के भागोगे। कई बार आप खुद ही जो है काम में इतना बिजी हो जाते हैं, उसके बाद लगता है कि यार आज जाके फ्री होके थोड़ा किसी झरने के पास जाके बैठूं, प्रकृति को देखूं। और वाकई में हमारे जो इंद्रियां हैं ना, जब कोई झरने के पास देखते हैं तो आंखों से ही ऐसा लगता है कि पूरा सारा चीज़ देख रहा हूँ और पूरे जो हेडेक लेके घूम रहा हूँ वो सब रिलीज होते जा रहा है। वहाँ के सांस में ही ऐसा ताजगी रहता है कि सच में तरोताजा कर देता है। और मैं चाहता था कि भाई ये हमेशा मेरे साथ रहे, इसलिए मैं 10 दिन 15 दिन घर में रहता हूँ, उसके बाद निकल जाता हूँ घूमने के लिए। तो ये मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसे ही जीवन भर घूमते रहूँ। अभी भी मैं घूमने के लिए ही निकला हूँ, और अभी घूमने के लिए निकला हूँ तो 10-15 दिन के बाद मैं घर जाऊँगा, ऐसा है। ये तो ठीक है भैया कि छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं घूमने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं देखने के लिए। वहाँ जाके मेडिटेशन किया जा सकता है, चीज़ों को महसूस किया जा सकता है, इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं। तो जैसे दूसरे जो स्टेट हैं, कई स्टेट में क्या है, टूरिज्म का बजट अच्छा खासा रहता है। टूरिज्म पे काफ़ी अच्छा सरकार एक बजट रखती है। छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं कई समय से टूरिज्म में उतना ज़्यादा बजट के कारण या किसी सरकार के ही किसी नीतियों के कारण टूरिस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जबकि जगह बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो सरकार को ऐसे क्या कदम उठाना चाहिए जिससे यहाँ के टूरिज्म कल्चर एक आगे बढ़े और लोग यहाँ के लिए आकर्षित हो? छत्तीसगढ़ टूरिज्म क्या है, अभी न्यू बॉर्न है, मतलब नया नया राज्य बना है। उसके बाद से यहाँ पर डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे चल रहा है। पर इसको थोड़ा सा तेजी देने के लिए जिस तरह से बाकी राज्य कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वैसा प्रमोट इसको बड़े लेवल पे करना चाहिए, एकदम मास लेवल पे करना चाहिए। अलग अलग राज्यों में जो टूरिज्म फेस्ट हो रहा है उसमें जाकर रिप्रेजेंट करना चाहिए, दिखाना चाहिए, छत्तीसगढ़ को शोकेस करना चाहिए। आप राजस्थान बोलते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है आपको?
राजस्थान का वही जगह है, उसका गाना याद आता है? हाँ, दाल बाटी चूरमा वहाँ का याद आता है। जैसे पधारो मारे देश, पधारो मारे देश याद आता है। हाँ। मध्य प्रदेश बोलते हैं तो क्या याद आता है? मध्य प्रदेश का भी वही अच्छी अच्छी जगह याद, टाइगर याद आता है। टाइगर ठीक है, याद केरल का क्या याद आता है? केरल के नेचर से याद आते हैं, वहाँ के नारियल के। गोवा का क्या याद आता है? गोवा के बीचेस याद आते तो हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो सबसे यूनिक चीजें हैं ना, उनको अगर प्रमोट किया जाए तो लोग छत्तीसगढ़ को जाने। पर अभी छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जानते हैं बताइए? छत्तीसगढ़ को तो अभी ऐसे कहना नहीं चाहिए भी, लेकिन नक्सलाइट के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो वैसे ही उस चीज को बदलने के लिए यहाँ पर अगर निगेटिव चीज को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी खूबसूरत जगह है। यहाँ के ट्राइबल्स हैं, ठीक है, जो कवर्धा के बैगा ट्राइब हैं, अबूझ मांडिया ट्राइब हैं, पूर्व बस्तर के ट्राइबल्स हैं, वो देखने लायक है। यहाँ के वाटरफॉल हैं, हेरिटेज है, इतने सारे एशियन टेम्पल है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के हर एक कोने में बहुत सारे कल्चर हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे त्यौहार मनाया जाता है। छेरछेरा है, ठीक है, छेरछेरा है, डंडा नृत्य है, कर्मा नृत्य है, कई सारे मेले मड़ाई। मेरे को लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक मेला मड़ाई होता होगा भाई। और मैं खुद भी बस्तर जाता हूँ ना, तो हर एक दिन आज इस यहाँ पर मड़ाई है, कल वहां पर मड़ाई है, कल यहाँ ककसाड़ है, कल यहाँ पे मेला है, कल यहाँ पे कुछ और त्योहार है। एक एक से त्योहार है जो मैं अभी तक सुना नहीं हूँ। आमा खाने के लिए भी एक त्योहार होता है, आमा खाई होता है, नवा खाई होता है, एक से एक त्योहार है। और हर त्योहार को जो गांव के लोग हैं इतने उत्साह के साथ मनाते हैं, वो देखने लायक है। और हर चीज को अगर प्रॉपर इसको प्रमोट किया जाए, जैसे हम केरल में देखते हैं तो छोटा छोटा जो इवेंट है उसको लेके उन लोग प्रमोट करते हैं, उसके लिए उन लोग पूरा एक टूर करवाते हैं। पर हमारे यहाँ पर आप बताइए कि कर्मा नृत्य जो होता है उसके लिए कोई टूर होता है? नहीं होता है। प्रॉपर पैकेजेस यहाँ पर कोई जो टूर ऑपरेटर है मुश्किल से 10-15 है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ टूरिज्म को, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि वो चीजें अगर यहाँ पर किया जाए तो टूरिज्म बूम करेगा। बहुत स्कोप है और बहुत बहुत आगे बढ़ सकता है। बस इसको थोड़ा सा जो दूरदृष्टा है, अगर एक अच्छा मंत्री है जो इसको देख के और डेवलप कर सके, कोई दूरदृष्टा वाले ऐसे व्यक्ति आ जाए जो टूरिज्म को बढ़ा दे, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। पर अभी जो यहाँ पे लोग हैं या जो मंत्री हैं वो केवल कुछ कुछ प्लेसेस को ही बस हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी प्लेसेस को नहीं देख रहे हैं। पर स्कोप बहुत है। मैं सुना हूं कि जब यहाँ पर जब हमारा नया राज्य बना तो 85 सर्किट बनाया गया था, बट आज की डेट में सर्किट के नाम से बिल्कुल 5 से 10 सर्किट ही है जो फेमस है। बस्तर वाला, मैनपाट वाला, सिरपुर वाला, बाकी कहाँ है? तो वो सब अगर 85 के 85 सर्किट को अगर अभी एक्टिव करके उसको प्रमोट करें तो बढ़ सकता है। दूसरा, यहाँ पर गाइड कर दिया जाए। आज की डेट में यहाँ पर एक जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड गाइड होते हैं वो गाइड नहीं है, तो उसके कारण से लोग अट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं ऐसा, ठीक है। जो टूर ऑपरेटर है उनको पूरा शामिल कर दिया जाए इसमें तो और बढ़ सकता है। इसके अलावा गांव-गांव में जैसे गांव जा रहे हैं, उस गांव के बाहर में एक बोर्ड लगा दिया जाए और वहां पे लिख दिया जाए कि यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, ये झरने हैं, ये ट्राइबल्स हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। गाइड का नंबर दे दिया जाए। बहुत सारे ऑप्शन, मतलब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सारा गवर्नमेंट के पास है, पर वो एक्शन मोड में नहीं है। एक्शन ले तो सब किया जा सकता है। हाँ, वो तो है भैया। कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले छत्तीसगढ़ के रोड वगैरह काफी अच्छे हो गए हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन कुछ कुछ चीजों को और हाईलाइट किया जा सकता है जिससे लोग जाने। और ये गाइड कल्चर जो है वो तो दूसरे अपने को स्टेट में देखने को मिलता है, यहाँ पर भी होना चाहिए। जैसे कोई आ रहा है भाई यहाँ पर घूमने के लिए, तो अगर वो केवल घूम के जा रहा है, फोटो खींच के बस चले जा रहा है, तो उसको नॉलेज तो मिल ही नहीं रहा है। अगर वो चित्रकूट वाटरफॉल गया, 2 फोटो खिंचाया और आ गया, पर चित्रकूट को बताएगा कौन कि वो चित्रकूट भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, कौन से नदी में बनता है, इस नदी का क्या खास बात है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से डैम बने हैं, यहाँ पे आसपास में और कौन कौन से पर्यटन स्थल है, कौन कौन से बड़े मंदिर हैं, कौन कौन से ट्राइबल आसपास में रहते हैं, क्या क्या खाने को मिलता है, ये कौन बताएगा? एक गाइड ही बताएगा। सही बोल रहे हो। और वो नहीं रहा तो केवल हम गए और सिर्फ 2 फोटो खिंचाए और आ गए। कोई पूछे कि चित्रकूट वाटरफॉल में क्या देखे भाई, तो ये फोटो देख लो। पर वो फोटो देख कर क्या करोगे आप जब तक वहां का जानकारी आप लेके नहीं आ रहे हो तो। ये रायगढ़ के जो शैल चित्र हैं काफी पुराने शैल चित्र हैं। एक बार मैं गया था तो देखा था। और उसको क्या है, टूरिज्म बोर्ड उतना प्रमोट नहीं कर रही है, हालांकि वो बहुत प्राचीन है।
जी। उसको लोगों तक लाना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि वहाँ क्या चीजें हैं। वहां पर भाई मेरे ख्याल से लगभग 17 जगह पर जो है सेल चित्र मिले हैं। जो पूरे एरिया है वो पूरे इंडस्ट्री एरिया है, जिंदल है, कई सारे और बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं। जहां पर प्लांट आते हैं तो वहां पर बोला जाता है कि वहां की जगह को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे पहाड़ भी बहुत ज्यादा है, झरने बहुत सारे हैं, पर उन जगहों पर देखेंगे तो टूरिज्म के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो वहां पर अगर प्रॉपर वहां पर टूरिज्म को डेवलप करना है तो वो उन जगहों को प्रमोट करेंगे तभी तो होगा। तो वो सेल चित्र आज के नहीं है, वो कितने साल पुराने हैं, 10,000 15,000 साल पुराने हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में ये सोचिए कि जो कोई बोलता है कि कितना प्राचीन है छत्तीसगढ़, है ना। तो वो वहां पे सेल चित्र जो मिले हैं, जो सीता बेंगरा गुफा है सरगुजा का, वहां पर जो सेल चित्र मिला है, कोरिया के जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क के अंदर है वहां सेल चित्र मिला है, वैसे ही कांकेर में है वहां पे सेल चित्र मिला है, वैसे ही रायगढ़ का जो सेल चित्र है वो भी लगभग 10,000 साल पुराने हैं। तो मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह पर एक समय पे आदि मानव रहते थे, ऐसे कल्चर जो है वहां पर भी है, पर वो जगह को भी डेवलप किया जा सकता है, पर वो चीजों को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता है, इसलिए उसको कर ही नहीं रहे। और इंडस्ट्री एरिया है तो वहां पर जब लोग घूमने के लिए जब जाएंगे देखेंगे कि धूल ही धूल है, ठीक है, रायगढ़ को देखेंगे, कोरबा को देखेंगे, पूरा धूल ही धूल है, तो वो तो भाग जाएंगे। इसलिए मेरे को लगता है कि प्रमोट ही नहीं करते हैं। होना चाहिए कि नहीं, आप बताओ आप क्या सोचते हो इसके बारे में। हाँ, वो तो है। देखो, इंडस्ट्री और डेवलपमेंट तो अपनी जगह है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं टूरिज्म का और वहाँ की जगहें हैं जो मेन उसका प्रमोट होना बहुत जरूरी है। और शैल चित्र भैया ने जैसे बताया, शैल चित्र जो प्राचीन काल में आदि मानव अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे वो शिकार करते थे उसका चित्र बनाते थे पत्थरों में, कुछ हुआ नहीं करता था तो उसी में चित्र बनाते थे। शायद मैं सही हूँ भैया, है ना? सही बोल रहे हैं। वहाँ उस टाइम क्या है, वो पढ़े लिखे नहीं रहते थे। हाँ। ठीक है, तो वो अपने जैसे आज हम कोई एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको पुस्तक में लिख दे रहे हैं, हाँ। या ब्लॉग में लिख दे रहे हैं, या वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो भी चाहते थे कि जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भाषा तो जानते नहीं, 10,000 साल पहले या 15,000 साल पहले वो भाषा नहीं जानते थे, तो वो बस अपने एक्सप्रेशंस को जो है वो पत्थरों पे उकेरते थे। तो जो नेचुरल कलर है, पत्थरों में से ही कलर निकलता है, या जो फूल है, गोंद है, उन सब से वो कलर बनाते थे। और उसमें ये बनाते थे कि जो मारते टाइम पे किस तरह से वो औजार है, हाँ, उसका उपयोग कर रहे हैं, कौन कौन से जानवर रहते हैं, जैसे शेर है तो शेर है, चीता है तो चीता है, और उसके अलावा जो हिरण है, जो जो जानवर दिखते थे उनका चित्र बनाते थे। उससे ये पता चलता था कि हमारे इस क्षेत्र में ये जानवर यहाँ पे रहते थे हमको। और उस टाइम में आश्रय क्या होता था, उस टाइम में कोई घर वर तो बना के रहते नहीं थे, वो सब घुमक्कड़ थे उस टाइम पे लोग। तो वो जो है शेल्टर जो है, पत्थरों के शेल्टर है, गुफा है, इन्हीं में रहा करते थे। तो आधा से ज्यादा समय जो है वही बिताते थे। तो भाई जैसे घर में है, घर में रह रहे बोर हो जाते हैं, तो ऐसा वो जो है एक इंफॉर्मेशन जो है वहां दे रहे थे, और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी दे रहे थे कि यहाँ पर हम रहते थे। और आज हम उसको खोज के एक ये भी समझ पा रहे हैं कि एक समय पे यहाँ पर लोग रहते थे। हाँ। और उस टाइम के भी लोगों को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए एक जरिया था जिससे हम आजकल हम देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ क्या चीजें हुआ करती थी। तो भैया देखो, ट्रैवल तो ऐसा चीज है, कहा जाता है ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव चीज है। हाँ। खैर मुझे तो नहीं लगता ट्रैवल उतना एक्सपेंसिव चीज है, तो फिर भी लोगों को लगता है कि अपने काम से टाइम निकाल के ट्रैवल करना चाहिए। तो आप जैसे घूमते हो, तो आपको घूमने के लिए क्या लगता है, पैसा कहाँ से आता है आपके पास? भाई मेरे 2-3 सोर्सेस हैं घूमने के लिए। एक तो मेरा यूट्यूब है जिसमें मैं करता हूँ, उसके अलावा दूसरा जो है मैं फ्रीलांसिंग काम करता हूँ। जैसे बिलासपुर जाता हूँ तो बिलासपुर में मैं फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, ड्रोन रखा हूँ तो ड्रोन उड़ाना है, या इसके अलावा जो भी काम मिलता है वो काम करता हूँ, पैसा इकट्ठा करता हूँ। उसके बाद जैसे पैसा आ जाता है 10-20 हज़ार, फिर घूमने निकल जाता हूँ। ठीक है। मतलब और एक्सपेंसिव, घूमने को एक्सपेंसिव मानते हैं, पर जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो है, जो घूमने से आता है, मेरे ख्याल से और किसी से नहीं आता। आप जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी कुछ कर लो, पर लास्ट में आप घूमने ही जाते हो। कोई जितना भी अमीर आदमी है, आप देख लो, आप पैसा जितना भी कमा लेता है, उसके बाद लास्ट में क्या करता है, वो घूमने चले जाता है। चाहे वो भारत के जगह में घूमे या दुनिया कहीं जगह। तो उन लोग एक साल में एक बार जाते हैं, पर मेरा ये सोचना है
कि भाई मेरे पास पैसा अगर 10 दिन में आ गया है तो मैं अगले दिन घूमने निकल जाता हूँ। ठीक है, और घूमना भी चाहिए। मतलब आज का जो समय है, इतना बिजी शेड्यूल है, लोग इतना हेक्टिक काम करते हैं, जो 9 से लेके 5 बजे वाला जो काम है, ऑफिस वाला काम है, वो कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें ही पूरा पिसा रहे हैं, अपना पूरा दिमाग लगा दे रहे हैं। पर आपको कम से कम अगर एक महीने में, एक सप्ताह में एक बार घूमने चाहिए। एक सप्ताह में नहीं जा पाना है तो एक महीने में जाइए, एक महीने में नहीं है तो 6 महीने में जाइए, 6 महीने में नहीं है तो 1 साल में जाइए। पर जब भी घूमने जाइए तो वहाँ के आसपास को देखिए, महसूस करिए, और केवल फोटो खिंचा के मत आइए, महसूस करिए उसको। जी, जैसा कि आपने बताया कि 10 से 9 जो हमारी जॉब लाइफ रहती है लोगों की, ज़्यादातर लोगों की, तो उसमें वो एक तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन से बचने के लिए भी घूमना एक अच्छा उपाय है। हाँ, जैसा कि आप बोल रहे हो। सही बोल रहे हो। आप जैसे बोल रहे हैं, डिप्रेशन के लिए बहुत सारे लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा कि जो डिप्रेशन में है तो उनको पहाड़ों में चढ़ना चाहिए, ट्रैकिंग करना चाहिए, कैंपिंग करना चाहिए, नए नए जगह जाके घूमना चाहिए। इससे होता क्या है कि आप जैसे अभी जहाँ पर जिस ये घर में है हम, ठीक है, तो यहाँ एसी रूम में है, कई जगह पर पॉल्यूशन पूरा ज़्यादा है, तो वो जब हमको लगातार मिलते रहता है तो दिमाग ऐसे ही कंझा जाता है, मतलब एक घुटन सा महसूस होने लगता है। तो जब आप किसी पहाड़ में जाते हैं, कहीं नेचर के बीच में जाते हैं, तो वहाँ आपको एकदम शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, आपको तरोताजा कर देता है। जब आंखों से आप किसी जगह को देखते हो तो आंखों से ही वो चीज़ें जो है, कई चीज़ें जो है फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, बाहर जाते हैं, अलग अलग जो डेली रूटीन में जो खाना मिलता है, वो एक अलग कुजीन जब मिलता है, वो टेस्ट जो है अलग आता है। चिड़ियों की चहचहाहट, वो प्रकृति का आवाज, वो आपको एकदम रिफ्रेश कर देता है। मतलब वो चीजें जाके महसूस जब तक नहीं करेंगे, मतलब वो लाइफ अधूरा है। इसलिए आप एकदम अपना कीमती समय निकालिए और घूमिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया। तो भैया, जैसा कि आपने बहुत जगह को एक्सप्लोर किए, कुछ जगह विकास हुए, हाँ। कुछ जगह ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर कहीं कहीं विनाश हो रहा है प्रकृति का। हाँ। जैसा कि आप हसदेव को देख लीजिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि सरकार को कुछ ऐसा नीति लाना चाहिए कि जंगलों का और प्रकृति का नुकसान किए बिना इंडस्ट्री लगाने का कुछ ऑप्शन लाना चाहिए, या क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? जैसे हसदेव का जो क्षेत्र है, वो उसको भारत का फेफड़ा बोलते हैं, भारत का लंग्स बोलते हैं, मतलब है ना। मतलब पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है, ये छत्तीसगढ़ का बीच का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो घने जंगल है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा घने जंगल यहीं पर है, 43% घना जंगल है आई थिंक। तो यहाँ पर ये जो घना जो सेंटर है वो बिल्कुल हसदेव है। यहाँ पे प्रमुख नदी बहता है, हसदेव नदी, जो महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है। ठीक है, उस जगह पर अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो भाई नदी बनता कैसे है? एक पेड़ जो है पहाड़ों से रिस के पानी जो है एकत्रित होकर एक नदी, एक नाला का निर्माण करता है, नाला नदी का निर्माण करता है, वही हसदेव नदी बनता है। हसदेव नदी फिर जाके महानदी में मिलता है। महानदी को हम अपना जीवनदायिनी नदी बोलते हैं। वैसे कोरबा का जीवनदायिनी हसदेव नदी है, कोरिया का जीवनदायिनी हसदेव नदी है, जांजगीर का हसदेव है, हसदेव ही जीवनदायिनी नदी है। क्यों है? वहाँ के लोग जो है, किसान जो है, वहीं का पानी पीते हैं, अपना खेत से अनाज उगाते हैं, पशु पक्षी जो है उसी पर आश्रित हैं। तो वो इकोसिस्टम जब वहाँ के जो पेड़ कट रहा है तो बहुत सारा नुकसान होता है, वनस्पतियों को नुकसान हो रहा है, जल का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब ये सब चीज़ जो है गवर्नमेंट को भी पता है कि ये नुकसान हो रहा है, ये दोहन हो रहा है यहाँ पर वो चीज़ों को लेकर जो बहुत सारे जो नेचुरलिस्ट हैं वो बताते हैं, वो एक ऐसा जगह है, जो हसदेव जो है वो एक ऐसा जगह है जो जहाँ पर बहुत समृद्ध जंगल है, ठीक है, और वहाँ पर जो कोयला है वो बहुत नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं है, इस कारण से उसको निकालने में आसानी होता है। इसलिए मुनाफे के चक्कर में ज़्यादा पैसा ना लगे करके उस जंगल को काट रहे हैं। पर उसके अलावा जहाँ पर जंगल नहीं है वहाँ पर भी कोयला है, छत्तीसगढ़ में भी और भारत के बहुत हिस्सों में भी है। तो उन जगहों पर अगर
कोयला निकाला जाए तो वो जंगल को तो नुकसान नहीं हो, पर जहां पर समृद्ध जंगल है उसको अगर आपको काट के कर रहे हो तो पूरे जंगल का विनाश हो रहा है। वहां पे रहने वाले लोग जो है, एक कल्चर की भी बात कर रहे थे, वो पूरे कल्चर को नष्ट किया जा रहा है। पानी का स्तर अगर कम होगा तो धान कम होंगे, धान कम होगा उसके बाद फिर खाने को भूखमरी होगा। उसके बाद नदी, जिसको जीवनदायिनी नदी बोल रहे हैं, जो हमारे भारत में जो सबसे बड़ा बांध बना है हीराकुंड डैम, उसका पानी जल स्तर कम नहीं होगा। महानदी का जो ट्रिब्यूटरी नदी है वो नदी अगर महानदी में नहीं जाएगा तो उसका जल स्तर कम होगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, मिनी माता बांगो डैम है, ठीक है, वो हसदेव क्षेत्र के आसपास का ही है। तो वहां पर इस बार रिकॉर्ड किया गया है, पूरे जब से बना है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जल का स्तर सबसे कम है, सबसे कम हुआ है। क्यों कम है? लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि पानी का कमी भी है। अभी जुलाई का आज 18 तारीख है, अभी रोपा नहीं हुआ है कई जगह पर गांव में। पानी अच्छे से नहीं गिर पा रहा है, पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ छत्तीसगढ़ का, पूरे भारत का इकोसिस्टम खराब हो रहा है। तो भैया जहां पे हम हैं उसके लिए तो हमको आवाज उठाना चाहिए, उसके लिए सरकार को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और जो कर रहा है वो भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो के उन चीजों को रोकना चाहिए। और जो चीज कर रहा है उसके लिए तो मैं खुद भी जो है एक्टिविस्ट हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि वो चीजों से नुकसान हो रहा है तो मैं लोगों को अवेयर भी करता हूँ, और बाकी लोगों को भी ये चीजों के लिए आवाज उठाना चाहिए कि ये चीजें ना करें, नहीं तो ये नुकसान हमारा ही है। हम तो ऐसे तैसे करके अपन जीवन निकाल लेंगे, पर जो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो पानी के लिए तरसेगा। भाई अभी भी वाटर क्राइसिस हो रहा है, चेन्नई जैसे बड़े शहर में पानी नहीं मिल रहा है। इस बार तो देखे होंगे बेंगलोर जैसे जगह में वाटर क्राइसिस हुआ है, लोगों के पास 4-4 करोड़ रुपए का घर है पर पीने का पानी नहीं है, इसलिए वो विस्थापित होकर गांव में जाके रह रहे हैं, या दूसरे सिटी में जाके रह रहे हैं। तो हमको चेन्नई से सीखना चाहिए, बेंगलुरु से सीखना चाहिए। बहुत बड़े बड़े, मुंबई जैसे बड़े बड़े सिटी में वाटर क्राइसिस होता है, दिल्ली के बड़े सिटी में जो है क्राइसिस होता रहता है। तो आने वाले टाइम पे जहां पर हमारे हर गांव में गली में नदी है उसको मारने का काम कर रहे हैं। भाई नदियों का क्या हालत है अभी हमारे छत्तीसगढ़ में, आप देखेंगे बहुत बुरी स्थिति है। अगर इस तरह की स्थिति अगर रहा, ऐसे ही उधर हसदेव नदी को काट रहे हैं, तो जो है पूरा जांजगीर है, कोरबा है, वो सूखेगा आने वाले टाइम में। छत्तीसगढ़ को बोला जाता है धान का कटोरा है करके, और धान उत्पादन के लिए भी बारिश हो ही नहीं रहा है। जुलाई का महीना है, अभी तक के रोपा वगैरह लग जाना चाहिए। मैं भी अभी अपने गांव गया था तो पूछता था, रोपा लगाई चलता था, इस सीजन में भी क्या हुआ है, तो बोलते थे पानी तो है ही नहीं, किसमें रोपा लगाओगे। सही बात है। तो ये बहुत नुकसान का चीज है वाकई, इसके लिए सबको आवाज उठाना चाहिए। और इसका विनाश होता है तो लोग आगे आते हैं, तो उसके लिए लोगों को और कैसे जुड़ के इसका विरोध करना चाहिए। सरकार की नीति का, या कहा जाए ऐसी कुनीति जिससे प्रकृति का विनाश होता है। ये तो प्रकृति के विनाश से जीव जंतु के साथ साथ इंसानों का ही विनाश होना तो तय है। तो ऐसी कुनीति का कैसे एक साथ मिलकर विरोध किया जा सकता है, एक शांतिपूर्ण विरोध कैसे किया जा सकता है जिससे सरकार सबकी बातें सुने, तो कैसे किया जा सकता है? आप थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को। जैसे जो समस्याएं हैं उनको अगर हम गवर्नमेंट को अवगत कराएं, जैसे समस्या है लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, तो उनको हम डायरेक्ट अवगत कराएं। इसके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को अवगत करा सकते हैं। और हम लोगों को जो चीज़ें देख रहे हैं कि जैसे जल का स्तर लगातार हमारा कम होते जा रहा है, उसको लेकर बोलना चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। जो पेड़ कटाई है वो उनको लेकर बोलना चाहिए, ठीक है। पर इसको जब तक एक संगठन जो है वहाँ पे लोगों तक या गवर्नमेंट तक वो बात को नहीं पहुँचाएगा तब तक वो संभव नहीं है, क्योंकि लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है कि भैया नुकसान जो पेड़ कट रहा है तो ये केवल गाँव वालों का नुकसान नहीं है, हमारा भी नुकसान है। वैसे गवर्नमेंट को भी बताना है कि भैया ये नुकसान हम जो है, आप हमारे जो जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं इसका हर एक लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला है। क्या हसदेव के पेड़ अगर कटते हैं तो गर्मी केवल उसी हिस्से में ज्यादा बढ़ेगा? हर जगह में बढ़ेगा। पानी की कमी क्या वहीं पर होगा, हमारे तक नहीं होगा। वहाँ पे अनाज कम होगा तो खाने की कमी यहाँ भी होगा, ठीक है। वहाँ पे कल्चर खत्म हो रहा है जिसके लिए हम इतना प्राउड करते हैं। तो वो चीज़ों को लेकर अगर हम आवाज़ उठाएं और लोगों गवर्नमेंट को जो है इससे अवगत कराएं, और कड़े जो है हमें कड़ाई से जो है इन चीज़ों को विरोध करना चाहिए। अगर कड़ाई से विरोध नहीं कर रहे हैं और पेड़ कट रहे हैं
या जंगल कट रहे हैं या जो कल्चर खत्म हो रहा है, तो ये बहुत मतलब हम एक ऐसे समय में हैं जो जिसको मतलब शब्द से नहीं बोला जा सकता। आप कहीं ना कहीं ट्रैवल किए हो, इन जगहों को एक्सप्लोर किए हो, तो आप और इस चीज़ की गंभीरता को समझते हो जी। तो भैया ट्रैवल करने के लिए जो लोगों का बजट होता है, कई लोगों के पास ट्रैवल का बजट नहीं होता है, तो उनको हम डायरेक्ट अवगत कराएं। इसके माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को अवगत करा सकते हैं। और हम लोगों को जो चीज़ें देख रहे हैं उन चीज़ों को लेकर सच में भविष्य को लेकर जो है हमें सोचना चाहिए कि जैसे जल का स्तर लगातार हमारा कम होते जा रहा है, उसको लेकर बोलना चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। जो पेड़ कटाई है वो उनको लेकर बोलना चाहिए, ठीक है। पर इसको जब तक एक संगठन जो है वहाँ पे लोगों तक या गवर्नमेंट तक वो बात को नहीं पहुँचाएगा तब तक वो संभव नहीं है। क्योंकि लोगों को भी जागरूक करना जरूरी है कि भैया नुकसान जो पेड़ कट रहा है तो ये केवल गांव वालों को नुकसान नहीं है, हमारा भी नुकसान है। वैसे ही गवर्नमेंट को भी बताना है कि भैया ये नुकसान हम जो है आप हमारे जो जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं इसका हर एक लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला है। क्या हसदेव के पेड़ अगर कटते हैं तो गर्मी केवल उसी हिस्से में ज्यादा बढ़ेगा? नहीं, हर जगह पे बढ़ेगा। पानी की कमी क्या वहीं पर होगा? हमारे तरफ नहीं होगा। वहां पे अनाज कम होगा तो खाने का कमी यहाँ भी होगा, ठीक है। वहां का कल्चर खत्म हो रहा है जिसके लिए हम इतना प्राउड करते हैं। तो वो चीजों को लेकर अगर हम आवाज उठाएं और लोगों गवर्नमेंट को जो है इससे अवगत कराएं और कड़े जो है हमें कड़ाई से जो है इन चीजों को विरोध करना चाहिए। अगर कड़ाई से विरोध नहीं कर रहे हैं और पेड़ कट रहे हैं या जंगल कट रहे हैं या जो कल्चर खत्म हो रहा है, तो ये बहुत मतलब हम एक ऐसे समय में हैं जो जिसको मतलब शब्द से नहीं बोला जा सकता। सही बोल रहे, तो ये तो है ही। और आप कहीं ना कहीं ट्रैवल किए हो, इन जगहों को एक्सप्लोर किए हो, तो आप और इस चीज़ की गंभीरता को समझते हो जी। तो भैया ट्रैवल करने के लिए जो लोगों का बजट होता है, कई लोगों के पास ट्रैवल का बजट नहीं होता है, घर से पैसे नहीं देते, घर में बोलो यहाँ घूमने जाना है तो चमका देते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, पेड़ में लगते हैं पैसे। ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं अक्सर, इंडियन पेरेंट्स का ये डायलॉग होता है। क्योंकि भारत में ट्रैवल को ऐसे ही देखा जाता है कि बुढ़ापे में 4 धाम यात्रा कर लिए वो काफी है ना। यूथ को ट्रैवल के लिए घर से कोई प्रमोशन नहीं मिलता है कि आप लो पैसे थोड़ा सा घूम घाम के आ जाओ, ऐसे नहीं कहा जाता है। लोगों को ये डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो जो इंडिया के छत्तीसगढ़ के हमारे भाई हैं जो कम बजट में या एकदम मिनिमम बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो कैसे पॉसिबल है? हमारे छत्तीसगढ़ में मिनिमम बजट में घूमना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है, जैसे आप दूसरे राज्यों में जाओगे ना तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है। जैसे मुंबई बस चलता है, ठीक है। उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पर गवर्नमेंट का बस चलता है। वैसे ही दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली का गवर्नमेंट का बस चलता है, यूनियन है वहाँ पर, ठीक है। पर छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं गवर्नमेंट का। तो जो प्राइवेट बस वाली है उन लोग बहुत ओवर प्राइस करके बेचते हैं। मतलब आप बस्तर जाओगे तो यहाँ का जो टिकट है 400, 500, 1,000 रुपए तक लेते हैं। बिलासपुर से अगर वहां जाना है बीजापुर तो 1200 से 1500 रुपए फेयर है। पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर गवर्नमेंट का रहे तो उसको कम कर सकता है 400-500 रुपए में, ठीक है। ये तो प्राइवेट वाला बात हो गया। पर आप जो मेरे से क्वेश्चन किए हैं बजट ट्रेवल कैसे किया जा सके, तो बजट ट्रेवल जो है यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके किया जा सकता है। जैसे अगर आपको रायपुर से मैनपाट घूमना है तो यहाँ से आप अंबिकापुर के चले गए, 100-200 रुपए का टिकट है, ठीक है। वहां से बस चलता है 40-50 रुपए में मैनपाट पहुंच गए। आसपास में घूमना है तो भाई घुमक्कड़ घूमने के लिए निकले हो तो पैदल घूम लो, आसपास की जगह है, या तो किसी से लिफ्ट लेके निकल लो। आसपास में लिफ्ट जाने के लिए है तो लिफ्ट लेके ऐसे घूम सकते हो। तो मुश्किल से 1,000 रुपए में घूम सकते हो, ठीक है। मैन पार्ट वाला एरिया जैसे बताया 200 रुपए टिकट ट्रेन का, 50 रुपए में उधर लिफ्ट से आसपास में घूम लिए, 200-300 रुपए में पूरा दिन भर का खाना खा लिए, फिर रिटर्न आ गए, ठीक है। या रुकना भी है तो वहां पर बहुत सारे टेंट स्टे मिलता है 200-300 रुपए में, वो कर लिए। मुश्किल से 1,000 रुपए बजट है। वैसे ही बस्तर जाएंगे, बस्तर साइड में ट्रेन रूट नहीं है तो बस रूट है, तो बस रूट का थोड़ा सा टिकट फेयर ज्यादा है,
500-1000 रुपए है, तो 2-3 हजार रुपए का बजट बनाते हैं तो बस्तर घूम सकते हैं। तो यहाँ से बस से जाएंगे तो 400-500 रुपए बस का लगेगा। अभी तो भानु प्रतापपुर तक बस ट्रेन भी जाता है, तो वहां तक ट्रेन से चले गए। आने वाले टाइम पे पूरा रावघाट से होते हुए जगदलपुर को कनेक्ट करेगा वो, तो वो ट्रेन से डायरेक्ट आप जा सकेंगे। पर अभी बस से जाना है तो बस से वहां चले गए। आसपास के जो एरिया है जैसे चित्रकूट वाटरफॉल है, तीरथगढ़ वाटरफॉल है, प्रॉपर वहां बस चलता है, तो वहां से बस से चले गए। और आजकल तो ये भी है कि आप रेंटल बाइक मिलता है हर जगह पर, मैनपाट में भी मिल रहा है, बिलासपुर में भी मिल रहा है, रायपुर में भी मिल रहा है और बस्तर में भी मिल रहा है। तो आप बाई बस यहाँ से चले गए और बाइक में आप पेट्रोल डलाए या रेंट पे लिए और वहां पे घूम लिए। और जहां पर भी आपके दोस्त हैं, मतलब बस्तर में दोस्त है तो दोस्त के घर जाए, दोस्त के घर में रुको, दोस्त के यहाँ से गाड़ी लो और उसके साथ घूमो। तो ये कम बजट में ऐसे भी घूम सकते हो आप। सही बोल रहे हो, ये तो बहुत बढ़िया है भैया। आपने बाकी घर वाले जो है ना भाई, जैसे घूमने के लिए मना करते हैं, तो आप हर टाइम घूमने के लिए मत जाइए, कुछ टाइम निकालिए। और एक जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप जब छुट्टी का समय है उस टाइम निकल जाइए, या संडे वनडे का है तो आसपास के जगह को एक्सप्लोर कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर छोटा छोटा राइड करते रहेंगे तो घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। और लगातार बड़ा बड़ा टूर कर रहे हो, आजकल के जो टूर होता है ना, सीधा गोवा जाएंगे, गोवा में सीधा 20,000 रुपये खर्चा है, सीधा केरल जाएंगे वहां पे 50,000 का पैकेज है, ठीक है, दुबई जाएंगे 1 लाख का पैकेज है। तो वैसा टूर नहीं करना है, पहले आप अपने आसपास की जगह को घूमिए और उसके बाद बाहर घूमेंगे। तो ऐसी है। और जैसे बजट ट्रैवल है, हर जगह पे बजट ट्रैवल किया जा सकता है। ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, ट्रेन का यूज करो, बस का यूज करो, बाइक का यूज करो, लिफ्ट लेके यूज करो, साइकिल से घूमो, पैदल घूमो। अगर बजट ट्रैवल करना है तो इन चीजों को भी यूज करते हैं तो आराम से बजट ट्रैवल किया जा सकता है। नहीं, सही बोले, बहुत बढ़िया। अब तो मैं तो घूमने निकलूंगा ही। निकलो भाई। तो भैया, जो आप ट्रैवल ब्लॉगिंग आप करते हो, हाँ। आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं, एक बहुत अच्छे लोग आपको जानते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, उसके बाद कई लोगों का प्लान बनता है जाने का। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि आपकी कई वीडियो देख के ही मैं वहाँ जाता हूँ। तो ट्रैवल ब्लॉगिंग को एज अ करियर कैसे परस्यू किया जा सकता है कि ट्रैवल ब्लॉगर बनने का कई लोगों का इच्छा रहता है और उसमें फिर कई सारे खर्चे लगते हैं, कैमरे खरीदने और बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या क्या बताना चाहोगे कि एक ट्रैवल ब्लॉगर बनने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स और क्या क्या डिफिकल्टीज आती है? देखो भाई, अगर आपको पसंद है, सच में ट्रैवल करना पसंद है, आपका हॉबी है, तो आप उसको एज अ करियर ले सकते हैं। पर आप किसी का देखा देखी कर रहे हैं तो उसको कुछ दिन का बस कीड़ा है, उसके बाद फिर उसमें बोर हो जाएंगे, उसके बाद भाग जाएंगे। तो रियल में अगर आप उसको एज अ करियर लेना चाहते हैं तो देखिए कि क्या क्या प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर इसको एज अ करियर लिया जा सकता है। जैसे इंस्टाग्राम में भी उसको रील्स बना के, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता के आप उस पर रील्स बना सकते हो। आने वाले टाइम पे उसको आप प्रमोशन के तौर पे, जैसे बड़े बड़े होटल्स हैं, ठीक है, कई टूर ऑपरेटर हैं या कई कंपनी है, उनसे आप एक प्रमोशन के लिए पैसा ले सकते हैं। उससे पहले जो है आप अपने पेज को जो है बिल्ड करना पड़ेगा, एक अच्छा खासा फॉलोअर लाना पड़ेगा। तो उसको एज अ करियर उसको आप ले सकते हैं। उसके अलावा और भी उसमें जो इक्विपमेंट की अगर बात करें तो उसमें जैसा जैसा आपका नीड है भाई, जैसे कुछ स्टार्टिंग करना है तो अभी स्टार्टिंग में आप मोबाइल है उससे कर सकते हो। आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल से स्टार्ट करिए। फिर देखिए कि अगर नीड क्या क्या चीज़ का है आपको, कैमरे का है, माइक का है, ड्रोन का है, एक्शन कैमरा का है, ठीक है। तो जैसा जैसा नीड आपको बढ़ते जा रहा है वैसा उसको लेते जाइए और उसको बढ़ाते जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा बजट लगता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला है ट्रैवल वाला टाइम, ठीक है। तो उसको ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो धीरे धीरे आप जब इसमें बढ़ते जाएंगे ना, तो इसमें आप बहुत सारे कोर्सेज भी आने लगे हैं। टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स है, शॉर्ट टाइम का कोर्स है, IITF का कोर्स होता है, ठीक है, इंडियन टूरिज्म का कई सारे कोर्सेस हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है। तो ऐसे कोर्सेज को भी करके आप टूरिज्म इंडस्ट्री में आप आ सकते हैं और उसको एज अ करियर आप चुन सकते हैं। तो कोर्स में सिखाया जाता है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होती है? जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स है तो होटल मैनेजमेंट पूरा होटल का जो होटल सर्विस है, हॉस्पिटैलिटी है, उसका हर एक चीज बताया जाता है। वैसे ही टूरिज्म का कोर्स करेंगे तो इनबाउंड क्या होता है, आउटबाउंड टूरिस्ट क्या होता है, कैसे टूरिस्ट को ट्रीट करते हैं, कैसे पैकेजेस बनाते हैं, कितने प्रकार के टूर होते हैं, ठीक है, हेरिटेज वॉक है,
ट्रैकिंग है, कैंपिंग है, क्रूज है, ठीक है, उसके अलावा रिलीजियस टूर है, बहुत सारे टूर पैकेजेस, लगभग 50 से 100 प्रकार के ऐसे प्रकार होते हैं। तो वो सब चीज जो है अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो उसमें पूरा बताते हैं, उसके अंदर कैसे होता है, किस टाइप से डील करते हैं, एक एक चीज बताया जाता है। तो उसको अगर कोर्स करके आप उसको चुन सकते हैं। तो किसी को जो बनना है और उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो वो कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं। MBA कर सकते हैं, MBA भी करके कई जो बड़ी कंपनी है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो स्टार्टअप करने वाले हैं उसमें थोड़ा रिस्क लगता है, ठीक है, तो आप बहुत सारे टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स होते हैं, MBA होता है तो उसको MBA कर सकते हो, ठीक है। तो उसको अभी तो पूरे कोर्सेज भी लॉन्च होने वाले हैं, शायद आई थिंक हो भी चुका है। ग्रेजुएशन भी आप टूरिज्म में कर सकते हैं। तो ऐसे भी कोर्सेज हो चुके हैं स्टार्ट। तो अगर वो चीज़ों को अगर आप करते हैं तो उसको एज अ करियर आप ले सकते हैं। अब आप ये बताइए, जैसे लोग बोलते हैं ट्रैवल करना चाहिए, घूमना चाहिए, तो इंसान को घूमना क्यों चाहिए, घूमना क्यों जरूरी है? घूमना बहुत जरूरी है भाई। मैं एक बुक पढ़ा हूँ राहुल सस्कतियान का, घुमक्कड़ शास्त्र। उसके पहले चैप्टर में ही एक चीज पढ़ा हूँ, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े भगवान हैं जिनको हम जानते हैं वो सब घुमक्कड़ थे। आदि मानव जो है, जो पहला जिनको जानते हैं 10,000 साल पुराना जिसको मानते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी घुमक्कड़ थे भाई। शिकार करने के लिए हमको घूमना पड़ता था, एक जगह पे नहीं मिलता था यहाँ पे शिकार है, हमको घूमना पड़ता था, ठीक है। वो शिकार कैसे करते थे, कहीं जाके मार रहे हैं तो यहाँ पर शिकार करने के लिए पूरा घेरा बनाना पड़ता था। यहाँ पे नहीं है तो 1 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर जाके शिकार करते थे, ठीक है। तो उसके आसपास में क्या पड़ता था, नदी, नाले, झरने, ये सब पड़ते थे ना, पड़ते थे। देख वो उस टाइम पे घूमते थे, गुफाएं, हाँ गुफा थे, वहीं रहते थे, शेल्टर में ही रहते थे। वैसे ही कृष्ण भगवान को जानिए, ग्वाला थे, वो गाय चराते थे, क्या करते थे, घूमते थे। भगवान राम कैसे बने? वो जब तक राजा थे तो वो राजा राम कहलाते थे, पर वो भगवान राम कैसे कहलाए? जब उनको वनवास हुआ और पूरे भारत भ्रमण किए, अपने जीवन में वो 4 बार यात्रा किए, ऐसा मिलता है। उससे अलावा भी हजारों बार भी यात्रा किए होंगे, पर जब वो अपने गुरु के साथ थे तब पूरे भारत भ्रमण किए थे, ठीक है। जब उनको वनवास हुआ तब वो अयोध्या से लेके पूरे श्रीलंका तक गए थे, उसमें भी पूरा भारत यात्रा किए थे, समझ लो, ठीक है। जब वो अश्वयज्ञ किए थे तब वो पूरा भारत भ्रमण किए थे। जब वो तीर्थ यात्रा किए थे माता सीता के साथ तब वो भारत यात्रा किए थे। बताते हैं वो सहस्त्र वर्ष जिए, तो सहस्त्र मतलब 1000 वर्ष में कई बार भारत के यात्रा किए होंगे। वैसे मोहम्मद साहब है, वो भी चरवाहे थे, वो भी मतलब यात्रा किए। गुरु नानक देव जी है, ठीक है, वो भी यात्रा किए। मतलब हर एक जो है वो यात्रा करके ही ब्रह्म को पाए हैं या इनलाइटमेंट हुआ है। वो कैसे हुआ है? घूमने से हुआ है, ठीक है। आज के लोग उसको भूल चुके हैं। आज के लोग उस घूमना को एक गलत दृष्टि से देखते हैं। घूमना मतलब फालतू का चीज, ठीक है, पर फालतू नहीं है। मतलब सोचो, जो भगवान को भगवान बना दिए, घूमना मतलब भगवान कृष्ण पूरे जीवन भर घूमते रहे, राम भगवान पूरे जीवन भर घूमते रहे, है ना। कहीं ना कहीं भगवान गौतम बुद्ध भी जो है घर से भागे और पूरा भारत भ्रमण किए, एनलाइटमेंट को खोजने के लिए और सच्चाई को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए पूरा भारत भ्रमण किए। महावीर जो है पूरा भारत भ्रमण किए। शंकराचार्य जो 4 धाम आज जिसको हम जानते हैं, यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के कोने कोने में है, तो वो घूमे कैसे होंगे? कहीं जाने के लिए भी तो पूरा भारत भ्रमण करना पड़ा होगा ना। हाँ भाई, सही बोल रहा हूँ। तो घूमे होंगे तभी तो ये सब चीज को खोजे होंगे। आज जितना भी जगह हम खोजे हैं वो कैसे खोजे हैं? घूमने से मिला है। आज इतने बड़े बड़े झरना है, अगर हम घर के अंदर रहते तो क्या देख पाते? नहीं पाते। तो भाई घूमने जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं घूम रहे हो तो अपने लाइफ का बहुत सी चीजें को आप मिस कर रहे हो। जो अब प्रकृति है, प्रकृति ने ही हमको बनाया है। प्रकृति से जुड़ोगे तो बहुत कुछ मिलता है। मैं सुना हूं कि कई सारे म्यूजिशियन हैं, जब उनको कुछ म्यूजिक बनाना होता है, कुछ क्रिएटिविटी को बनाना होता है, तो जंगल के बीच में जाते हैं और चिड़ियों का, प्रकृति का आवाज सुनते हैं और वो म्यूजिक निकालते हैं। वैसे ही किसी पेंटर को अगर कुछ निकालना है
हाँ घूमने वाला। हाँ आप बहुत सारे इंटरव्यू में देखेंगे तो वो बताते हैं कि हम कोई जंगल गए, कोई नेचर के बीच में गए हाँ और ऐसा हमारे थॉट में आया। तो वो कैसे आता है? प्रकृति हमको देता है। हाँ, सही। और सच में प्रकृति के पास जाओगे तो वो आप जो मांगोगे वो देगा वो। हाँ हाँ, प्रकृति वाकई ऐसा चीज है कि कहीं ना कहीं आप उसको एक दोगे तो वो 100 लौटाता है। राइट। और हमारे जो पुराने महापुरुष है, सबको ज्ञान की प्राप्ति प्रकृति के बीच में ही हुए। हाँ। जैसे हम परम पूज्य श्री घासीदास जी के बारे में पढ़ते हैं, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति जंगल में ही हुई थी। कोई पहाड़ है तो वहां पे तो वाकई घूमना बहुत जरूरी है। तो और ऐसे जगह है ही छत्तीसगढ़ में, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए, जहाँ एक साथ हम ठंडी, गर्मी, बरसात का तीनों का मजा एक ही मौसम में ले सकते हैं। देवभूमि बोलते हैं भारत को, देवभूमि बोलते हैं भाई। यहाँ पर जन्म लेना ही मतलब बहुत सौभाग्य का बात बोलते हैं। और सच में इतने सारे ऋतुएं हैं, मतलब कितना सोचने वाला बात है। बारिश भी होता है, ठंडी भी होता है, गर्मी भी होता है। पहले 6 ऋतु हुआ करता था, अभी तो 3 हो गए हैं, पर 6 ऋतु जो है वो सोचिए अभी भी होता है 6 ऋतु। ऐसा नहीं है जैसे प्री मानसून है, मानसून है, ठंडी, शीत ऋतु, हाँ शीत ऋतु है, बसंत ऋतु है, ठीक है, वो सब महसूस करते हैं। तो केवल यहीं पर है वो, और कहीं नहीं है। अमेरिका तरफ जाएंगे तो ठंडी है तो ठंडी 6, वहाँ पे जहाँ रेगिस्तान है वहाँ रेगिस्तान ही है। रसिया में जाएंगे तो पूरे वहाँ तो ठंडी ही है। बल्कि रसिया से लोग थोड़ी सी गर्मी का अनुभव करने गोवा आते हैं। ये बात है भाई, है ना। वहाँ गोवा में गया था तो बहुत रसियन लोग रहते हैं वहाँ। तो वहाँ के कुछ लोग क्या करते हैं, परमानेंट घर ले लिए हैं गोवा में। अच्छा। जो वहाँ ज्यादा ठंडी जब पड़ती है ना तो इंडिया में आके वहीं पे रहते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। और कहीं ना कहीं गोवा नाइट लाइफ के रूप में राजा रजवाड़े भी जो थे ना पहले, चित्तौड़गढ़ में बताते हैं। अभी चित्तौड़गढ़ में कैप्टन बेलर करके एक अंग्रेज हुआ करता था। ठीक है, तो वो गर्मी के दिनों में चित्तौड़गढ़ चले जाता था। क्योंकि चित्तौड़गढ़ लगभग 3200 फीट के हाइट में है, तो वहां पर गर्मी थोड़ा कम पड़ता है। पूरा गर्मी के समय में वहीं जाके रहता था। और राजे रजवाड़े लोग भी ऐसे करते थे, जहां पर पानी वाला इलाका है, ठंडी के समय में महल वहर में रहते थे, और गर्मी जैसे आता था तो पहाड़ों में, जंगलों तरफ चले जाते थे, ये शिकार करने चले जाते थे, क्योंकि वहां पर वातावरण थोड़ा ठंडा होता था। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। और कहीं ना कहीं वाकई हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत में पैदा हुआ। स्वयं भगवान राम जी भी बोलते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी। भारत भूमि के लिए उन्होंने कहा है ये लाइन। जब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि लंका सोने की लंका है, हमने इनको जीता है, तो इसे हमें रखना चाहिए। तो राम जी ये बोलते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती, तो हमें हमारी जन्मभूमि ही स्वर्ग से बढ़िया है। तो हमें बिल्कुल भारत भ्रमण करना चाहिए, घूमना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पुराने, जैसे हम चीनी यात्री हो गए, वेन सॉन्ग, और क्या बोलते हैं अमेरिका के कुछ, जिन्होंने वास्को डी गामा वगैरह हो गया, जो बोलते हैं इन्होंने भारत की खोज की इन्होंने। तो खैर भारत तो अनादिकाल से है, उसकी खोज किया नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो यात्रा किए तब तो भारत के बारे में जाने जी। तो यात्रा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। बहुत बढ़िया भी आपने ये बताया। तो भारत तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो टूरिज्म का वो है, बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं। तो मैं आपको जैसे पूछूंगा कि छत्तीसगढ़ के बेस्ट प्लेसेस, या कहा जाए तो किसी एक जगह को तो मैं छत्तीसगढ़ का बेस्ट होगा ऐसा नहीं बोल सकता, अलग अलग दृष्टिकोण से सभी अपने अपने जगह बहुत खूबसूरत हैं। तो जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि प्राचीनता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे बेस्ट जगह में से कौन कौन सी जगह आते हैं, तो आप किस किस जगह को रखेंगे? सबसे पहले तो है सीता बेगरा जोगीमरा गुफा, विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला, सरगुजा में पड़ता है। तो वहाँ पर मेघदूतम का भी कुछ अंश का रचना किया गया है, वो एक जगह है। उसके बाद सिरपुर है, सिरपुर पूरा आर्कियोलॉजी साइट है। बताते हैं कि पुराने समय में लगभग 100 साल भी पहले वहाँ पर बहुत सारे ईंटों का मंदिर हुआ करता था। उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से जो है लोग वहाँ पे आते थे। जैसे जो लक्ष्मण मंदिर है ईंट का बना हुआ है, नारायणपुर में एक टेम्पल है वो ईंट का बना हुआ है, श्री नारायण में ईंट का टेम्पल है, पलारी में
बना हुआ है, ईंट का टेम्पल है। बहुत सारे जगह पर, पुजारी पाली में भी ईंट का टेम्पल है। तो बहुत जगह पर ईंट का टेम्पल है। ये मतलब ईंट का मंदिर बनाना मतलब सोचने वाला बात है। कितना बारीकी रहा होगा, कितना कुशल कारीगर होंगे जो उसको बनाए होंगे। वैसे ही आसपास में भी बहुत सारे टेम्पल है वहां पर। वो बहुत प्राचीन टेम्पल है। राजीव लोचन मंदिर है। ठीक है, आप जाएंगे, आप बस्तर साइड में जाएंगे तो गोब्रहिन का शिव मंदिर है, वो है। और यहाँ पर बारसूर का पूरा जो सर्किट है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। मामा भाचा मंदिर है, बत्तीसा मंदिर है। बत्तीसा मंदिर तो बहुत अद्भुत मंदिर लगता है मेरे को। बत्तीसा सुना हो भैया, क्या है मतलब उसके बारे में? बत्तीसा मंदिर जो है 32 स्तंभों में बना है, इसलिए उसका नाम बत्तीसा मंदिर है। छत्तीसगढ़ ही नहीं पर भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहां पर 2 गर्भगृह है और दोनों में शिवलिंग है। और शिवलिंग नॉर्मल शिवलिंग नहीं है, रोटेटेड शिवलिंग है। वो शिवलिंग को घुमाया जा सकता है, वैसा मंदिर ही कहीं नहीं है। अब सोचो, शिवलिंग दोनों जो एक मतलब मंडप में 2 गर्भगृह है। और वो शिवलिंग भी जो है वो 360 डिग्री रोटेट होता है। मतलब किस टेक्निक से बनाए होंगे, मतलब उतने उस टाइम पे भी हमारा जो कल्चर था, वास्तुकला है, कल्चर है, वो मतलब बहुत हाईली डेवलप था। उसके अलावा भी वहाँ पे ट्विंस गणेश है। तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, विश्व का सबसे बड़ा गणेश जो है वहाँ पे है। मामा भाचा मंदिर है, चंद्रदित्य मंदिर है। ठीक है, ऐसे ही शक्तिपीठ भी बहुत सारे हैं। दंतेश्वरी माता का मंदिर है, रतनपुर का मंदिर है। ये सब जो है बहुत प्राचीन मंदिर है जिसको मतलब देखा जाना चाहिए। यहाँ के बारे में आप बता रहे हो, बस्तर के बारे में, तो मैं बस्तर के बारे में बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने देखा है और शायद वहाँ जाना थोड़ा कठिनाई भी है बोलते हैं। डोलकाल गणेश के बारे में वहाँ ट्रैक करके जाते हैं शायद, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, वहाँ जाना कैसे पॉसिबल है? ढोलकाल गणेश अगर आपको जाना है तो आपको पहले बस्तर जाना होगा। बस्तर से दंतेवाड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है फरसपाल। फरसपाल में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे गाइड मिल जाते हैं। तो वो लगभग 2 घंटे का ट्रैक रहता है, बहुत इजी ट्रैक है, 3000 फीट की हाइट है। तो वहाँ पे 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। कोई भी ट्रैक कर सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने ट्रैक कराया है वहाँ पर। तो कोई भी जा सकता है, आराम से उसको देख सकते हैं। वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है और वो ट्रैक करना चाहिए यार सबको। और ये तो हो गया खैर। और ट्रैकिंग की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में अगर सबसे अच्छी जगह बोलेंगे जहाँ ट्रैकिंग करना इजी है, अच्छा भी है, कहीं का डिफिकल्ट भी होंगे, लेकिन वहाँ एक बार लोगों को जाके ट्रैक करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ में बेस्ट अगर ट्रैकिंग की बात करें भाई तो सबसे पहले है कोरिया। ठीक है, कोरिया में होता है छत्तीसगढ़ जंगल ट्रैक। उस ट्रैक को करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत के लोग जो है आते हैं। और वहां पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क के अंदर ट्रैक होता है, 4 दिन का ट्रैक होता है, बहुत खूबसूरत ट्रैक है, वो सबको ट्राई करना चाहिए। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट भी गौरलाटा है बलरामपुर में, वो ट्रैक हर किसी को करना चाहिए। मेन पार्ट में बहुत सारे जगह पर ट्रैकिंग होता है। एक बंदना गांव में होता है, वो ट्रैक करना चाहिए। जसपुर में होता है महादेव पहाड़ पर, महेश्वर पर्वत पर, तो वो वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप शिशुपाल पर्वत है, वो कर सकते हैं। दलहा पहाड़ है, वो कर सकते हैं। अभी ढोलकल गणेश है, वो कर सकते हैं। और बचेली तरफ तो बहुत सारा है, तुलसी डोंगरी है, ठीक है, आकाश नगर है, पर वहां पर परमिशन लेकर जाना पड़ता है 2-3 जगहों पर। ठीक है, ये सब ट्रैक जो है कर सकते हो, बेस्ट है ये सब। चलो, तो जैसे लोगों को नॉलेज नहीं है कि कैसे ट्रैक वगैरह करना चाहिए, तो आप ट्रैकिंग करवाते हैं क्या? हाँ, मेरा खुद का एक ट्रैवल कंपनी है, ट्रैवल मितान के नाम से, जिसमें हम पूरे छत्तीसगढ़ में टूर कराते हैं। और जितने भी जगह मैं बताया वो सब जगह पर हम टूर भी कराते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ जंगल ट्रैक है, गौरलाटा है, मैनपाट का पूरा पैकेजेस है, जसपुर का पूरा पैकेजेस है, रामगढ़ का पूरा पैकेजेस है। रामगढ़ ट्रैक के बारे में मैं बताना भूल गया था, रामगढ़ ट्रैक भी कर सकते हैं, रामगढ़ का पूरा है। कोरबा का ट्रैक भी है, वो भी बताना भूल गया था, कोरबा में पूरा पैकेजेस है। वैसे ही रतनपुर है, चतुरगढ़ है, बालोद है, बस्तर है, केसकाल है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है। हर जगह का पैकेजेस जो है हम देते हैं और हर जगह पर टूर भी कराते हैं जी। तो बहुत बढ़िया। तो अगर किसी को ट्रैक के रिगार्डिंग किसी को करना हो तो भैया का नंबर हम नीचे डाल देंगे, या इनके ट्रैवल मितान का जो पेज वगैरह है उसको हम मेंशन कर देंगे, तो आप उसके थ्रू भैया के उसमें से आप ट्रैक कर सकते हैं जी। अगर आपको छत्तीसगढ़ घूमना है तो आप ट्रैवल मितान के साथ घूम सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है हम सभी जगह पर टूर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम रिलीजियस टूर करते हैं, हेरिटेज वॉक करते हैं, प्रॉपर टूर पैकेजेस प्लान करते हैं। अभी गवर्नमेंट का एक योजना है शक्तिपीठ योजना, तो उस पर भी पूरे टूर कराते हैं। राम वनगमन पथ है, वो टूर कराते हैं। मतलब हर तरह का टूर जो है हम यहाँ पर कराते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। चलिए, तो बिल्कुल अगर आपको ट्रैवल करने में डिफ़िकल्टीज़ है या आप नहीं जानते कि कैसे ट्रैवल करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल भैया से जुड़िए और इनके साथ, इनके ट्रैवल मितान से जुड़कर आप ट्रैवल करिए। एकदम बेफिक्र होकर, आपको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा। भैया सारा ट्रैक और ट्रैवल करवा देंगे। तो भैया इसी कड़ी में हम जैसे छत्तीसगढ़ के बेस्ट प्लेसेस के बारे में बात कर रहे थे अलग अलग परिप्रेक्ष्य से। तो जैसे हम ट्रैक के बारे में तो हमने बात किया, तो इसमें जैसे छत्तीसगढ़ को एक कहा जाए तो वाटरफॉल के स्टेट भी कहा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वाटरफॉल हैं। तो छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल के बारे में हमें बताइए, जिसमें एक न एक बार हमको जाना ही नहीं चाहिए और वहाँ का अनुभव लेना चाहिए कि ये वाटरफॉल क्या है, कैसा है। वाटरफॉल तो बहुत सारा है भाई। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में मेरे को लगता है लगभग 400-500 वाटरफॉल होंगे। होंगे ही, और 100%। तो अगर आप लोग को जो मस्ट विजिट अगर जो करना हो, तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ को वाटरफॉल को बता देता हूँ एक बार। ठीक है, बता दूं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे वाटरफॉल तो बहुत सारा है। तो आप कोरिया से शुरू करेंगे ना भाई, तो वहां पर है अमृतधारा जलप्रपात है, गौरघाट जलप्रपात है, चूल वाटरफॉल है, रमदहा वाटरफॉल है। ठीक है, उसके अलावा आसपास में भी बहुत सारे जंगल के अंदर में बहुत सारे वाटरफॉल है। हिडन वाटरफॉल गुरु घासीदास नेशनल पार्क के अंदर पड़ता है, वो वाटरफॉल आप घूम सकते हैं। इसके अलावा आप सूरजपुर में आएंगे तो वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, पर वो एक वाटरफॉल है, वो घूम सकते हैं। कोरिया में पवई वाटरफॉल घूम सकते हैं। जसपुर में ही कम से कम 10 वाटरफॉल है। रानीदाह वाटरफॉल है वहाँ पर, मकर भजा वाटरफॉल है। उसके अलावा पूरे मेन पार्ट में बहुत सारे वाटर, टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, एलिफेंट पॉइंट है, मंदाकिनी वाटरफॉल है, वो घूम सकते हैं। जैसे ही कोरबा आएंगे तो रानी दहरा है, वाटरफॉल ही वाटरफॉल है भाई। बिलासपुर तरफ आएंगे तो औरा पानी है। ठीक है, जो मस्ट विजिट है, वो भी बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। ठीक है, वहाँ से फिर नीचे आएंगे, रायपुर साइड आएंगे तो आप गरियाबंद वाले एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पर ही लगभग 15-20 वाटरफॉल है। ठीक है, उसमें से सबसे फेमस जो है जतमई है, घटा रानी है, चिंगरा पगार बहुत फेमस है। ठीक है, वहाँ से फिर नीचे आएंगे तो महासमुंद में शिशुपाल पर्वत है, वहाँ पे वाटरफॉल है, वो घूम सकते हैं। वहाँ से नीचे जाएंगे कांकेर में चर्रे मर्रे है, मलाज कुडुम वाटरफॉल है। केसकाल में जाएंगे, केसकाल के एक ही गांव में 20 वाटरफॉल है। ठीक है, तो कुएं मारी बहुत फेमस है वहाँ पर, ऊपर बेदी है, वो घूम सकते हैं। होनेड वाटरफॉल है, वो घूम सकते हैं। फिर आगे जाएंगे, कोंडागांव में तो नहीं है वाटरफॉल, केसकाल में मिलेगा। ठीक है, मगर केसकाल में ही आता है वो, जो केसकाल वाला वाटरफॉल, अभी 20 वाटरफॉल बता रहा हूँ, कोंडागांव के अंदर आता है। उसके बाद आगे जाएंगे बस्तर में, तो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, वहाँ पास में ही एक और वाटरफॉल है। उसके अलावा कांगेर वैली नेशनल पार्क में ही 10 वाटरफॉल है, तो जिसमें तीरथगढ़ बहुत फेमस है, भैंसाधारा है। बीजापुर में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल नंबी वाटरफॉल, नीलम सराई है वहाँ पर। और नारायणपुर में जाएंगे तो हांदावाड़ा जलप्रपात है। ये तो मैं बहुत सारे वाटरफॉल को छोड़ भी दिया हूँ, और ऐसे गिना जाए तो लिस्ट बहुत बड़ा है। बता रहा हूँ ना, लगभग बता रहा हूँ, लगभग कम से कम 300 से वही अधिक वाटरफॉल यहाँ पर है। और जितना वाटरफॉल बताया हूँ वो सब वीडियो जो है मेरे YouTube चैनल पे भी है। और इसके अलावा जो नई भी है वो भी बहुत सारा डला हुआ है। आपने इतने सारे वाटरफॉल का नाम बताया भैया, सही बोलूं तो मैं इतने अपने दोस्तों के नाम इतना नहीं जानता। नहीं, मैं तो बहुत कम बताया हूँ, और बहुत सारा जो है ना वो याद भी नहीं है, मुझे खुद भी याद नहीं है। पर हम गरियाबंद गए थे तो मेरे को याद है, गरियाबंद में ही मैं 10 से भी अधिक वाटरफॉल घुमा हूँ। गरियाबंद में मैं एक लास्ट टाइम गया था, कोई गजपल्ला वाटरफॉल, गजपल्ला भी है, बहुत बोतल धारा है, कारी पानी करके एक वाटरफॉल है, कवर्धा में रानी दहरा है। और वो रानी दहरा के आसपास में ही 10 वाटरफॉल है। उसी नदी पे बहुत वाटरफॉल है, बहुत वाटरफॉल बहुत है। पर वाटरफॉल बोलते उसे हैं जिसमें 12 माह पानी रहता है। तो जितना वाटरफॉल अभी मैं आपको बताया हूँ, लगभग सभी पे
पानी रहता है। कुछ बरसाती वाटरफॉल भी, जैसे ये जो गरियाबंद वाला है, हाँ ये सब थोड़ा बरसाती वाटरफॉल है, बाकी सारे जगह पर पानी रहता है। और ये सिरपुर के पास भी शायद एक है धसकुंड, हाँ धसकुंड वाटरफॉल है, वो भी शायद हो सकता है, मेरे ख्याल से वो पहला वीडियो शायद मैं ही डाला हूँ उसका। हाँ हाँ, वो भी बरसाती वाटरफॉल है, बाकी टाइम पे नहीं। हाँ बरसाती वाटरफॉल, मैं बहुत सारे वाटरफॉल इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बरसाती वाटरफॉल है। और जो वाटरफॉल का नाम बताया हूँ सारे जो है वो बरसाती नहीं है। मतलब 12 माह बहते हैं ऐसा। नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया वाटरफॉल है। आपने बताया बस्तर में इतने सारे वाटरफॉल, और वाटरफॉल तो जाना ही चाहिए लोगों को, सावधानी से जाना चाहिए, फिसल के गिरने का भी डर रहता है वहां तक पहुंचने के लिए। उसके साथ साथ जैसे हम लोग जाते हैं वाटरफॉल वगैरह घूमने, जंगल घूमने, तो वहाँ एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि जाके पीना खाना है, ये सब चीजें अपने साथ प्लास्टिक के थैलियाँ पैकेट वगैरह लेके जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं वहीं फेंक देते हैं, या कुछ तो वाटरफॉल में ही फेंक देते हैं। तो ये अच्छा बात नहीं है। तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि आपको कैसा खराब अनुभव लगता है कि जब आप नेचुरल प्लेस में जाओगे वहाँ पे पॉलीथीन, पानी के डिस्पोजल ऐसे देखने को मिलता है। तो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि जितना खूबसूरत हम देखना चाहते हैं किसी पर्यटन स्थल को, उतना ही दूसरा भी देखना चाहते हैं। पर अगर हम वहाँ गए और खाना बना के आए, खाना को वहीं फेंक दिए, पॉलीथीन लेकर गए, डिस्पोजल लेके गए, पानी का बॉटल लेके गए, वहीं पर फेंक दिए, तो भाई हम तो देख लिए, पर दूसरे आने वाला जो है, जब वहां जाते हैं तो हम जगह खोजते हैं, अरे साफ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो वैसे तो दूसरे भी करते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है कि जो भी पर्यटन स्थल है, जो कचरा हम लेके जा रहे हैं उसको लेकर भी आए, और जहां पर डस्टबिन है वहां पर फेंके। इससे क्या होगा कि प्रकृति जो है, या नेचर जो है, या वाटरफॉल है, वो स्वच्छ रहेगा। हम जिस तरह से उसको अच्छा देख पा रहे हैं, वैसे ही दूसरे भी अच्छे से देख पाएंगे। खाना बनाइए, पिकनिक करिए और आइए, जो भी कचरा है उसको लेकर भी आइए। पर आजकल हमारे पूरे भारत में जिस तरह से प्लास्टिक और पानी का बोतल फैला हुआ है, इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम कुछ खाने के लेकर जा रहे हैं तो ऐसे खाने का चीज लेकर जाएं जो उसको लेकर भी आए। क्योंकि जब हम गाड़ी में जब लेकर जा रहे हैं तो एक जगह हम खाने के लिए तो रखे हैं ना, तो उसको खाने के लिए लेके भी तो आ सकते हैं। स्वच्छ मिशन के तहत जो है, जो आता है साइकिल रिक्शा, उसमें डलवा दें, या जहाँ पे डस्टबिन कूड़ा है वहां पे डलवा दें। वो तो कहीं पानी का बोतल की जगह जो हम यूज करते हैं, पानी पी रहे हैं फेंक दे रहे हैं, पानी पी रहे हैं फेंक दे रहे हैं। मैं खुद भी 3-4 सालों से पानी का बोतल यूज करता हूँ। मैं पानी बोतल नहीं खरीदता हूँ। वैसे ही स्टील का बोतल आ गया है, हार्ड प्लास्टिक का बोतल आ गया है। ऐसा चीज खरीदो जिसको फेंकने में भी बुरा लगे। आजकल पानी का बोतल 10 रुपए 20 रुपए का है, पानी पिए फेंक दिए, उसको कीमत नहीं समझे। उससे अच्छा भैया ले लो ना एक स्टील बोतल, 200-300 रुपए 500 रुपए का, पानी भरो। वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक का बोतल कई दिन से भरा है, उसका गुड़ भी हमारे पास आ रहा है। कई माइक्रो प्लास्टिक जो है उसको पी रहे हैं, अपने पेट को खराब कर रहे हैं, शरीर को खराब कर रहे हैं, प्रकृति को, बोतल को फेंक के प्रकृति को खराब कर रहे हैं। तो उस सब चीजों को भी हम बचा सकते हैं अगर सही वे में हम उस चीजों को समझें, रिस्पॉन्सिबल बने तब। सही कहा आपने कि वहाँ के लोकल अपने बोतल ले जाएं, उसमें पानी भर के ले जाएं, साथ में लाएं। और ये तो रहा भैया पानी वगैरह का और बोतल वगैरह का। खाने के लिए जैसे होता है कि अलग अलग जगह हमको अलग अलग टाइप के खाने का मिलता है, सबका अलग अलग कल्चर रहता है। जैसे बस्तर में हम जाते हैं तो वहाँ के अलग अलग चीज़ें हमको खाने का मिलता है। जैसे कि बस्तर के कुछ कुछ क्षेत्र में चापड़ा चटनी बोलते हैं जिसको, शायद लाल चीटी का चटनी खाते हैं वो लोग, बहुत फेमस है बोलते हैं। और वो वहाँ के दशहरा वगैरह में भी बिकता है, बाजार वगैरह में। और बहुत सारी चीज़ें उधर की फेमस है। तो क्या करना चाहिए कि जैसे लोगों को वहाँ के लोकल फूड कैसे टेस्ट करना चाहिए, कैसे ट्राई करना चाहिए, क्या वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? भाई मैं तो बोलना चाहता हूँ, जैसा देश वैसा भेष। तो जहां आप जा रहे हो ना, आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप जा रहे हो कोरिया, तो वहां का जो फेमस डिश है वो खाओ। हम यहाँ पर भी पनीर खाते हैं घर में रह के, कहीं पार्टी करने जाते हैं तो भी पनीर खाते हैं, और वहां पे भी जाके सोच क्या रहे हैं पनीर खाएंगे। भाई वहां का क्या स्पेशलाइजेशन है या स्पेशलिटी है, या जो वहां का कुजीन्स है उसको टेस्ट करें। आप पूरे सरगुजा संभाग में जाएंगे तो वहां पर नाश्ता में ढुसका मिलता है, ठीक है।
वो ढुसका टेस्ट करिए। उसका बड़ा क्या? हाँ, ढुसका बड़ा। हाँ, ठीक है, वो टेस्ट करिए। हर जगह का सब्जी बनाने का तरीका अलग रहता है। हाँ, कई लोग पूरे लकड़ी में बनाते हैं तो स्मोकी फ्लेवर आता है, हाँ, तो वहां का खाना को टेस्ट करिए। हाँ, बस्तर साइड में जाएंगे तो अभी जैसे मेन सीजन है हाँ, बोड़ा का, ठीक है, जो 1000-1500 रुपए किलो में बिकता है, हाँ, वो बोड़ा खाइए। हाँ, करील सब्जी मिलता है गांव में क्योंकि वो पूरा जंगल एरिया है तो वहां पे करील मिलता है, फूटू मिलता है, वो खाइए। छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार के भाजी होते हैं, हाँ, भाजी को टेस्ट करिए। हर जगह पे अलग अलग खाना मिलता है, कोदो, कुटकी, वो टेस्ट करिए। चापड़ा चिट्टी, ठीक है, कई लोग पीते हैं बहुत ज्यादा, तो बस्तर में बहुत पेय पदार्थ मिलता है, नाना प्रकार के पेय पदार्थ मिलते हैं। प्राकृतिक महुआ मिलता है, लांदा मिलता है, छिंद रस मिलता है, उसको टेस्ट करिए एकदम ज्यादा। स्वास्थ्य के लिए उतना हानिकारक नहीं रहता होगा मेरे ख्याल। नहीं, देखिए सब्जी और जो खाना मैं बताया वो एकदम प्योर फॉर्म में है। भाई जंगल के लोग सबसे ज्यादा साल जीते हैं। इतना कड़ा मेहनत हम तो एसी रूम में बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे उन लोग सुबह उठते हैं, जंगल में जाते हैं, काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो वो एनर्जी कहाँ से रहे? एनर्जी आता कैसे है? खाने से आता है। तो मतलब वो सोचिए कि वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में खा रहा है, इसलिए उसके पास इतना एनर्जी है। वो ड्रिंक कर रहे हैं, वो इतना एनर्जी दे रहा है, इसलिए वो ड्रिंक कर रहे हैं। पर यहाँ पर हम उसको नशे के रूप में लेते हैं, पर वहां पे वो एनर्जी ड्रिंक के रूप में लेते हैं। तो वो चीजों को जाके देखना चाहिए। वही चीजें तो हमारा माइंड थोड़ा सा ओपन होगा कि वो जो है, ये जो बियर पी रहे हैं, लांदा पी रहे हैं या महुआ पी रहे हैं, वो किस पर्पस से पी रहे हैं। यहाँ पर जो हम शराब पी रहे हैं वो किस पर्पस से पी रहे हैं, वो चीजों को समझना चाहिए। वहां मार्केट घूमना चाहिए, वहां पर देखना चाहिए क्या क्या चीजें हैं, और हर जगह का अलग कुजीन है, वो सब जाके टेस्ट करो, देखो और खाओ भी। सिर्फ देखो बस मत, खाओ भी, और आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपना बस्तर के एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बस्तर में जब एक बहुत अंदर ट्राइबल विलेज गया, कंगेर वैली नेशनल पार्क में, शकील भैया मेरे को लेकर गए थे, तो वहां पर मैं दाल और चावल 2 सब्जी बस बना था। पहली बार तो मैं सोचा यार दाल और चावल कैसे खाऊंगा ऐसे करके। पहले मैं बहुत अलग सोचता था कि मेरे को अच्छा खाना है, अच्छा रहना है। अब खाने से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, मेरे को मतलब खाना चाहिए, मतलब अच्छा चाहिए। तो दाल और चावल बस बनाया, तो मैं सोचा यार आज यही खाना पड़ेगा, ठीक है, दाल चावल खा लूंगा करके। तो वो जो चावल बना था ना, मिट्टी के बर्तन में बना था, और दाल भी जो है, दाल में केवल नमक और मिर्ची का तड़का लगा था। मैं दुबई में जाके 56 भोग खाया हूँ भाई, ठीक है, उसमें 56 प्रकार के अलग अलग डिश खाया हूँ, पर वो दाल और चावल में जो टेस्ट था ना, वो कहीं नहीं था, मतलब कहीं नहीं। मेरे को अभी भी वो बोल के ना मेरे मुंह में वो टेस्ट आ जा रहा है, पानी आ जा रहा है। तो वो दाल जो है भाई, मतलब क्या ही बोलूं। वो वीडियो भी बहुत आप देख सकते हैं मेरा, ट्राइबल विलेज लाइफ स्टाइल करके है, उसको 2 पार्ट में बनाया हूं। उसका खाना पूरे बनते हुए दिखाया हूँ, खाया भी हूँ। आप देखिए वो वीडियो। हाँ, बिल्कुल भैया। आपने बीच में एक बोला, फूटू बोला और एक करील बोला। तो करील क्या है? जैसे तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जानता हूँ। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि करील होता क्या चीज है? करील जो है भाई, ये बांस जो होता है ना, तो बांस के पेड़ के नीचे में ये बांस का जो पहला वो रहता है, वो करील रहता है। तो गांव वाले, ऐसे तो इलीगल है, पर गांव के लोग जो है उसको लेकर आते हैं, तोड़ के वो खाते हैं, और वो पेट के लिए भी अच्छा रहता है, बताते हैं। वो आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एकदम क्लियर कर देता है। तो गांव के लोग जो है उसको लाते हैं जंगलों से और खाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो और वहाँ की चीजें, और वहाँ के लोग जो होते हैं वेलकमिंग तो होते हैं, और वो अपने साथ में अपने घर में बैठा के खिलाते हैं, ऐसा करके सुना हूँ बस्तर के कुछ गांव में। बस्तर ही नहीं भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ पे भी आप जाओगे ना, तो बहुत वेलकमिंग नेचर के हैं। आप बता दो कि मैं बाहर से आया हूँ, तो वो बिल्कुल आपको प्रॉपर घर में बुलाएंगे, रुकवाएंगे, खाना खिलाएंगे, अलग अलग डिश खिलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम लोग उसको खिलाते हैं ना, एकदम आवा भगत करते हैं ना भाई, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं देखते कि हमारे ही रिश्तेदार आए हैं तो हमको खिलाना है, कोई बाहर के भी आए हैं ना तो उसको भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करते हैं, और एक से एक चीज खिलाते हैं, या घर में जो भी बेस्ट है ना वो खिलाते हैं। पर वहाँ के लोग थोड़ा सा मतलब जो अपने से सक्षम है, जिस तरह के सक्षम है, जो खिला पाते हैं
वो खिलाते हैं, पर वो इतना प्यार से खिलाते हैं, हाँ। वो टेस्ट 10 गुना 100 गुना ज्यादा हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं आपने जो चावल और दाल की तुलना वो दुबई से भी अच्छा बताया, वो कहीं ना कहीं उनका प्यार भी उसमें मिला रहा था। हाँ भाई, मैं ना देखा हूँ, एक चीज तो देखा हूँ कि जो खाना है ना, उसको अगर बाई हार्ट आप बनाते हो किसी के लिए, तो पूरा प्यार जो हाथ से जो वो भले ही उसमें स्वाद रहे ना रहे, पर आपका जो प्यार जो है ना, या किसी का प्यार जो मिलता है ना, वो खाने को 10 गुना बढ़ा देता है। सही बोल रहे आप जो खाना आप स्ट्रीट फूड में खा रहे हो, ठीक है, वो बिजनेस माइंड से बना रहा है, ठीक है, उसको पैसे के लिए, बेचने के लिए बना रहा है। भले ही स्वाद रहता है, पर मम्मी के हाथ का खाना सबसे बेस्ट रहता है। हाँ वो तो है भैया। ठीक है, रहता है कि नहीं? सही बोल रहे हो। जैसे घर में भी बनाते हैं, अपने यहाँ रायपुर में रहते हैं हम, तो गांव से दूर रहते हैं, कितना भी सेम मटेरियल, सेम टमाटर, सेम सब्जी बना लें, लेकिन माँ के हाथ के जैसे खाना एकदम हम बना ही नहीं सकते। सही बात। कहा जाता है कहीं ना कहीं माँ के हाथ का प्यार रहता है। प्यार रहता है। वैसे ही गाँव वाले जब बनाते हैं ना, तो कोई मेहमान आया है और वो खाने को टेस्ट करेगा, ऐसे करके वो जानता है, तो वो प्यार अपने आप आ जाता है। और कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया कि अतिथि देवो भव को चरितार्थ कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के गांव वाले, और आप बिल्कुल दर्शकों से कहना चाहूंगा कि गांव जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए, किसी होटल वगैरह में ना रुक के, बहुत सारे जगह होम स्टे का ऑप्शन रहता है, वहां रुकिए, आप वहां के लोकल फूड ट्राई कीजिए, लोकल खाने ट्राई कीजिए, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाकई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ में, और आपको सरप्राइज करने वाली चीज़ें हैं। चलो, तो इसी के साथ भैया, जैसे कि कुछ कुछ चीज़ों को लेके हमारे अलग अलग जगह बहुत फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। जैसे बैगा जनजाति है, वो कहा जाता है, ऐसे तो नियमता देखा जाए तो उसको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी बोलते हैं। उसको बचाने के लिए सरकारें बहुत सारी चीज़ें करती है, और उनका कल्चर में प्योरिटी जो है आज भी है, वो एकदम वो लोगों से कट के रहते हैं। ये शायद ज़्यादातर अभी कवर्धा में पाए जाते हैं, तो उस कल्चर के बारे में आप थोड़ा सा बताइए दर्शकों। ये हमारे कवर्धा है, बिलासपुर क्षेत्र में जो है बैगा मिलते हैं, और इसको देखने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। ये ट्राइबल टूर होता है। तो मध्य प्रदेश और कवर्धा का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के बीच में ही जो है पंडरिया वाला जो क्षेत्र है, इस जगह पर जो है बैगा मिलते हैं। तो वो उनका जो कल्चर देखने के लिए, बैगा नृत्य देखने के लिए, ठीक है, उनके टाइटूज देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और बहुत खूबसूरत लोग हैं। मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ घुमा हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उनका शादी देखा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं ऐसा एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं वो शब्द में नहीं बता सकता। मैं तो ऐसा भी एक्सपीरियंस किया हूँ कि लाइफ में पहली बार ऐसा किया था एक्सपीरियंस कि एक शादी, एक कवर्धा पंडरिया साइड में हम एक गांव घूमने गए थे। हम लोग लगभग 15-20 लोग एक टूर में थे, कवर्धा टूर में, और मैं शादी देखा। और मैं शादी बहुत मुझे पसंद है देखना, तो मैं वहां गया और शादी में मैं रुक गया। मैं बोला मेरे दोस्त लोग मेरे को जाओ, छोड़ के चले जाओ, और 3 दिन तक उस गांव में रुका। न मैं उन लोग को जानता था, न वो मुझे जानते थे, रेंडम पर्सन था। 3 दिन तक वहां पे रुका, पूरा शादी का कल्चर देखा, उनका नृत्य देखा, पूरा बारात गया, बारात से आया, ददरिया सुना, सब कुछ मतलब वो मजा ही आ गया। पर उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको प्रॉपर सब चीज का वीडियो बनाया था, पर वो वीडियो डिलीट हो गया। अरे बाप, वो डाल ही नहीं पाया। पर वो एक्सपीरियंस मेरे स्मृति में है, मेरे याद में है, बहुत ही अच्छा। मेरे को याद है मैं बारात गया था, और बैगा जो है थोड़ा सा गरीब है, मतलब उतने समृद्ध नहीं है। तो उनके शादी में हम लोग उससे गए थे, ट्रैक्टर से। और लड़की के घर जो है केवल एक छोटा सा कमरा था, 10 बाई 10 का कमरा रहा होगा, और शादी के लिए एक मड़वा था, और लगभग 100 लोग आए थे शादी में, ठीक है। और उस दिन बहुत तेज बारिश था, बारिश का ही समय था, ठीक है। तो शादी हो रहा था, शादी से जस्ट बगल में ही एक बैगा लोग के लिए वो बकरियों के लिए वो था, बाड़ा था। उस बाड़ा में पूरा रात भर में गुजारा, और वहां पर आग जला के जो बैगा और बैगिन है, उन लोग गाना गा रहे थे, और वो गाना को सुनते सुनते पूरा रात बीता।
हाँ हाँ मतलब वो शब्द नहीं है उसके लिए कि क्या ही बोलूं। उसको रिकॉर्ड भी किया था मगर वो डाल नहीं पाया, अरे। पर मेरे स्मृति में है। ये सबसे बड़ा खास और खूबसूरत बात है। चलो खैर, मैं आपको बता दूं कि मैं कवर्धा से ही बिलोंग करता हूँ। कवर्धा पंडरिया, आप बोले पंडरिया ब्लॉक में मेरा घर है। अरे वाह, क्या बात है यार भाई। तो हम कभी बिल्कुल साथ में जाएंगे जरूर और मैं भी अपना प्रोडक्शन टीम लेके जाऊंगा। जरूर भाई, उनके जरूर शादी चलेंगे। में हम फ्री में फोटो वीडियो शूट करेंगे वो और उसको फोटो खिंचाते दर्शकों के नहीं। बीच जरूर हम लाएंगे। ये जरूर आपका जो डिलीट चलेंगे। हो गया उसको हम रिकवर कर सकते हैं अब। जरूर करेंगे भाई। तो कवर्धा ये तो हो गया बैगा के लिए। और कवर्धा में एक बहुत फेमस मंदिर है, हाँ भोरम देव मंदिर बोलते हाँ हैं जिसको। हाँ राजा गोपाल राय जी ने बनवाया था, 11वीं शताब्दी में शायद बनवाया था, जहां तक मुझे याद है। तो कहा जाता है वो पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ और वहाँ एक तालाब भी है जो राजा का तालाब है बोलते हैं। तो वहाँ आप गए हो? हाँ यार, तो वहाँ की खूबसूरती के बारे में थोड़ा बताइए। वहाँ पहाड़ी के ऊपर एक माता जी का मंदिर भी है, राम मंदिर है वो। हाँ हाँ, तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए, भोरम देव के बारे में। भोरम देव जो है ये कवर्धा में पड़ता है और बहुत खूबसूरत है। वो एरोटिक्स मूर्तियों के लिए फेमस है। उसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी बोलते हैं। हाँ और आसपास में भी बहुत सारे वैसे ही टेम्पल हैं। पहले और भी ज्यादा टेम्पल थे बट अब नहीं है। तो वहाँ पे भोरम देव मंदिर है, दूसरा मड़वा महल है, छिरकी महल है। 3 फेमस यहाँ पे टेम्पल है जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और भोरम देव वहाँ पे शिव मंदिर है, वहाँ शिवलिंग है। उसके बगल में ही एक और प्राचीन मंदिर है शिवलिंग, इसको बूढ़ा देव बोलते हैं। ठीक है, तो वो है। वहाँ पे आसपास में काली माता का मंदिर है, तालाब है, वो सब दर्शनीय है। और नवरात्रि में बहुत बड़ा महोत्सव होता है वहाँ पर। भोरम देव महोत्सव बोलते हैं जिसको। हाँ, भोरम देव महोत्सव भी अलग होता है। सावन में महाशिवरात्रि में बहुत लोग जो है वहाँ जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो वो है। और बाकी वहाँ का वास्तुकला है वो देखने लायक है। जो वहाँ की मूर्तियां हैं वो देखने लायक है। लोग केवल वहाँ के जो मूर्तियां हैं वो केवल एरोटिक्स मूर्तियों को देख के थोड़ा सा अपना आंख छुपाते हैं। पर वो किस लिए बनाया गया था, उन मुद्राओं के पीछे क्या कारण है, ये आपको जानना चाहिए। वहां पर नित्य करती मुद्राएं हैं, अप्सराएं हैं, देवी देवता है। वो किस लिए बनाया गया है, किस लिए वहां पे वो स्थान उनको दिया गया है, उसके पीछे का कारण जानने के लिए आपको ट्रैवल मितान के साथ टूर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। टूर करेंगे, कवर्धा का एक ट्रिप बनाएंगे जिसमें भोरम देव, बैगा नृत्य सब देखेंगे और रानी धारा भी जाएंगे। जरूर जाएंगे। कवर्धा के बैगा जनजाति के बारे में हमने बहुत विस्तार से सुना, आपने बताया, वहाँ की शादी वगैरह भी अटेंड किए। तो वैसे छत्तीसगढ़ के सारे जगह अच्छे हैं और मैन पाट भी इसमें से एक है। मैन पाट बहुत प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। तो मैन पाट के फेमस जगहों के बारे में और वहाँ के बारे में आपका क्या अनुभव है, थोड़ा सा पब्लिक को बताइए। मैन पाट जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचे स्थान में है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैन पाट को बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ का शिमला है, छत्तीसगढ़ का शिमला है। पर आप बताओ कि कोई नकली जगह पे कोई कभी जाना चाहेगा? नहीं। जैसे मैं बोलूँगा दीपक पटेल, अगर कोई दीपक पटेल अगर कोई सेकंड डुप्लीकेट आया तो क्या वो अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएगा? नहीं। वैसे ही शिमला है, मैन पाट है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा स्थान है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ता है। मौसम बारिश से लेकर दिसंबर तक घूमने लायक रहता है। पूरा कोहरा ही कोहरा रहता है, ठंडी एकदम कड़ाके का पड़ता है, कभी कभी 0 भी आ जाता है ठंडी वहां पर। इसके अलावा बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत सारे झरने हैं जिसमें है टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, पंचधारा है, घाघी वाटरफॉल है, एलिफेंट पॉइंट है। उसके अलावा बहुत सारे वाटरफॉल है। एक वाटरफॉल मैं खुद खोजा वहां पर, जलपरी पॉइंट, जो आज की डेट में बहुत फेमस हो चुका है। उसका नामकरण भी मैं ही किया हूँ। मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ लोग आजकल जाके प्री वेडिंग वगैरह शूट करते हैं। उस वाटरफॉल को खोजा मैं ही, उसको प्रकाश खोजा नहीं, मतलब प्रकाश में लेकर आया हूँ, वीडियो बना के लोगों के सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि वो पहाड़ के बहुत अंदर है, वहाँ जाना थोड़ा सा। उसका नामकरण जलपरी जो है उसको बूढ़ा देव बोलते हैं। मेरे को नहीं पता था बूढ़ा देव बोलते हैं। फिर उसका नाम जो है जलपरी पॉइंट जो है वो मैं ही रखा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया बात है ये तो। उसके अलावा भी बहुत सारे वाटरफॉल है जो वहाँ पे मैं खोजा हूँ और बहुत सारे झरने खोजा हूँ फेमस। और घूमने का अगर बात करें तो परपटिया पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, तिब्बती मंदिर है, 3-4 वहाँ पे बहुत सारे तिब्बती मंदिर है। M नंबर 1, 2 और 3 में ऐसा करके
टांगीनाथ का मंदिर है, तो वो सब जगह घूमा जा सकता है। उसके अलावा वहाँ पे ट्राइबल कल्चर है, वहाँ पर भी शादी बहुत अच्छा होता है यार। मेन पार्ट के ऊपर में ही मांझी जनजाति रहता है, ठीक है। तो वो जैसे भैंसा गोत्र के हैं, ठीक है। तो भैंसा गोत्र क्या करता है, कीचड़ में लोटता है ना, वैसे कीचड़ में लोट लोट के शादी करवाते हैं यार बाराती और लोग, ठीक है। मछली गोत्र का है, तो उन लोग पूरा प्रॉपर जो वो रहता है ना, जाल रहता है, वो जाल मारते हैं, मिट्टी उठा के पूरा मिट्टी खेलते हैं। तो जिस गोत्र के रहते हैं वैसा खेलते हैं, एकदम तगड़ा रहता है शादी। तो वो देखना चाहिए। चूहा मार के खाते हैं। मैं एक बार ऐसे ही घूमने गया और एक घर में गया, मैं देखा बहुत सारा चूहा मरा हुआ है। मैं बोला ये क्या रखे हो भाई, अलग से आके यहीं पे मर गया है। मैं बोला इसको तो मार के लेकर आया है खाने के लिए। मैं बोला ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो वहां पर लोग जो है ना चूहा मार के खाते हैं भाई, उन लोग पर उनके कल्चर में अच्छा है। नहीं, लोग जैसे कहते हैं कि चाइना के लोगों को बोलते हैं कि ये खाते हैं वो खाते हैं, इस मामले में छत्तीसगढ़ भी कम नहीं है। बस्तर में चींटियों को खाते हैं। हाँ। उसके अलावा मकर भजा है, जो लगभग 450 फीट है हाइट उसका, मकर भजा का। वहीं पे एक और वाटरफॉल है, फेमस वाटरफॉल है, एक और वाटरफॉल है, वो याद नहीं आ रहा है, मकर भजा के पास में ही है, ठीक है। वो एक वाटरफॉल है। इसके अलावा जसपुर में जो है मधेश्वर पर्वत है। मैं उस टाइम महादेव पर्वत बोल रहा हूँ, मधेश्वर पर्वत है, वो है। पहाड़ तो बहुत सारा है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा चर्च है, है ना, कुनकुरी में है, कुनकुरी चर्च है, कुनकुरी चर्च है। बहुत सारे झरना है, रानी तहा है वहाँ पर, वाटरफॉल भी बहुत सारे हैं वहाँ पर। और इसके अलावा जो वहाँ का नेचर है, लैंडस्केप है, वो बहुत अच्छा है। अभी रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट हुआ है वहाँ पर। बाकी ट्राइबल कल्चर वहाँ देखने लायक है, ट्राइबल डांस देखने लायक है, वो सब देखने लायक है। भैया हम आ जाते हैं थोड़ा सा बस्तर वाले एरिया के बारे में। मेरा कुछ डाउट था, सवाल पूछे यार। वैसे तो मैं बस्तर गया हूँ, कुछ दिन मैं रहा भी हूँ बस्तर में, तो मुझे उतना वो नहीं लगता कि वहाँ पे डिफिकल्टीज है रहना घूमना। जब भी मैं जैसे प्लान बनाता हूँ ना कि हमको घूमने जाना है, तो ज्यादातर तो इस एज में गोवा, विशाखापट्टनम या और अलग अलग जगह का प्लान बनता है। लेकिन जैसे हमें शॉर्ट टूर बनाना रहता है, 2-3 1 दिन 2 दिन 3 दिन का, तो जैसे हम जैसे एक मैन पार्ट वगैरह एरिया को ले लेते हैं, फिर अगला बस्तर वाला एरिया होता है। तो जब मैं अपने कुछ दोस्तों को उसमें ग्रुप में ऐड किए रहते हैं, तो बताता हूँ कि अपन बस्तर चल रहे हैं इस बार, बस्तर में अलग अलग जगह घूमेंगे। तो कुछ लोगों का प्लान ऐसे ही कैंसिल हो जाता है, शायद उनके घर वाले शायद मना करते हैं कि वहाँ के नक्सली लोगों के कारण कि वहाँ जाना खतरा है, या और बाकी चीज़ों को लेकर। तो क्या आज भी वहाँ जाना उतना खतरा है कि लोगों का जाना चाहिए या नहीं? तो आप थोड़ा सा लोगों का डाउट क्लियर कर दीजिए कि बस्तर आज वैसा नहीं रहा। बस्तर को जिस तरह से पेश करते हैं ना लोग जो हैं, वो बिल्कुल गलत है। न्यूज़ में हम लोग को पढ़ते हैं कि यहाँ पर आज ये हमला हो गया, यहाँ पर हमला हो गया। बस्तर जब बोलते हैं तो वो पूरे बस्तर संभाग का बात होता है। अब जब हमला होता है तो आप देखेंगे कि वो उड़ीसा का बॉर्डर है, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, एकदम बॉर्डर एरिया में जो है घटना होता है। कभी आप जगदलपुर के सिटी में कभी घटना नहीं सुने होंगे, नहीं बिल्कुल, ठीक है। दंतेवाड़ा के मेन सिटी में कभी घटना नहीं सुने होंगे। जो घटना होता है बहुत अंदरूनी इलाका में होता है, और जो पर्यटन स्थल है वो 100% सेफ है। अभी तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी टूरिस्ट को पकड़ लिया, किसी टूरिस्ट को मार दिया। तो बस्तर जाना आजकल रायपुर से ज्यादा फ्लाइट जो है जगदलपुर में उतर रहा है। लोग बेफिक्र होकर, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट हो चुका है वहां, तो दिल्ली से डायरेक्ट जगदलपुर आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर घूम रहे हैं। मतलब 100% सेफ है। आपको एक बार जाके देखना चाहिए। कई बार क्या है, लोग जो है सिर्फ सुने सुनाई बातों से जो है डर जाते हैं, पर जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपका फेयर खत्म नहीं होगा। बोलते हैं ना, जो डर है उसको मार डालो। मारोगे कैसे? जब उसको देखोगे। तो जब आप बस्तर जाओगे नहीं, सुनी सुनाई बातों पर आप यकीन करोगे, तब जरूर डरोगे। पर बस्तर 100% सेफ है। वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। बहुत सारे होटल्स है, बहुत सारे होम स्टे है, बहुत सारे टेंट स्टे है, बहुत सारे गाइड है वहाँ पर,
एक से एक चीजें हैं, जाकर आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, झरने एक्सपीरियंस करना चाहिए, ट्राइबल कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहिए, मार्केट एक्सपीरियंस करना चाहिए, कांगेर वैली नेशनल पार्क फॉरेस्ट में जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए, कितने सारे गुफा है वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, ढोकरा आर्ट है, मेटल आर्ट है, वहाँ के किसान एक से एक हैं, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक ऐसा किसान भी है वहाँ पर, राजा राम त्रिपाठी जी, जो खेती करने के लिए हेलीकॉप्टर लिए हैं। 1100 एकड़ में खेती करते हैं। सोचिए कितना सोचने वाली बात है। तो आप बेफिक्र होकर वहां पर जाइए, घूमिए, कोई डर नहीं है। और जब तक आप वहां जाएंगे नहीं तब तक आपका डर खत्म नहीं होगा। बहुत खूबसूरत जगह है। सही कहा आपने। दीपक भैया, जैसा कि बस्तर के बारे में आपने बताया, बस्तर तो वाकई कहा जाए तो एक छत्तीसगढ़ के जन्नत के रूप में भी है। हाँ, और मुझे बहुत आनंद आता है बस्तर जाने में। सबसे ज्यादा बस्तर के वैसे वाटरफॉल्स तो अट्रैक्ट करते हैं वहाँ कांगेर वैली नेशनल पार्क। उसके साथ साथ जो बचेली वाला एरिया है, आकाश नगर जिसको बोलते हैं, तो वहाँ की खूबसूरती के बारे में आप थोड़ा बताइए पब्लिक को। भाई, बैलाडीला का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पर्वत है। पर वो पर्वत जो है, आपको बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे पर्वत है बैलाडीला में। पर उसका नाम कहीं नहीं आता। और सच में बहुत खूबसूरत है। आकाश नगर और काठमांडू, ठीक है, वहाँ हिल टॉप में आप जाएंगे तो देखेंगे पूरा कोहरा ही कोहरा रहता है। एनी टाइम कोहरा रहता है। तो बहुत खूबसूरत जगह है। आसपास में जो जगह है वो घूमने लायक है। और सबसे ठंडा वही है, जगह है। उसके अलावा आसपास के जितने भी प्लेसेस है वो घूमने लायक है। और खासकर ठंडी में बहुत खूबसूरत है वो जगह। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं 2-3 बार ही जा पाया हूँ अभी तक में, क्योंकि वो जगह पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते हैं। एनएमडीसी के एरिया में, एनएमडीसी के पूरे एरिया में आता है। इस कारण से वहाँ पर घूमने का परमिशन जो है नहीं दिया जाता है। आपको डायरेक्ट कलेक्टर या एसडीएम से परमिशन लेके जाना पड़ता है, या कोई पहचान का है तब आप जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए वो पूरा रिस्ट्रिक्टेड है। तो उसके बारे में मतलब बहुत कम ही चीज़ें जो है लोगों तक पहुँच पाता है। बस्तर की बातें तो हो गई। छत्तीसगढ़ में कहा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत मंदिरों का वो है, विशेषता रही है। जैसे रतनपुर में आ जाते हैं, रतनपुर के महामाई मंदिर, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी माता है। वैसे ही हमारे दंतेवाड़ा में ही है माँ दंतेश्वरी शक्तिपीठ है जो। तो पौराणिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को आप कैसे डिफाइन करोगे? मतलब दर्शक को बताइए कि मंदिरें कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे जाया जा सकता है वहाँ पे। अगर सबसे प्राचीन जगहों के बारे में बात करें ना, तो रतनपुर जो है सबसे प्राचीन नगर के रूप में देखा जाता है। रतनपुर राज्य पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। उसको चारों युगों की नगरी कहते हैं रतनपुर को। ठीक है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग, तीनों जगह पर वो है ऐसा बोलते हैं। और कई सारी घटनाएं भी वहाँ का देखने को मिलता है। महाभारत की घटना, जो मोर ध्वज की घटना है, वो रतनपुर में ही हुआ है, ऐसा बताते हैं। भगवान राम जो है वो उसी मतलब पाथ से गुजरे हैं। राम वनगमन का जो राम टेकरी मंदिर है वो भी वहीं पड़ता है। रतनपुर के पूरे हिस्से जो है वहीं पर पड़ते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राम वनगमन जब मैं घूम रहा था तो मुझे पता चला कि जो अयोध्या से भगवान राम जब नीचे गए तो बहुत सारे प्लेसेस जो है पूरे छत्तीसगढ़ में है। तो सीतामढ़ी हर चौका से लेके कोंटा तक में लगभग 75 स्थान को गवर्नमेंट जो है चिन्हांकित करके रखा है। जब मैं ट्रेवल किया तो और भी बहुत सारे प्लेसेस था जिसको छोड़ दिया गया है। तो मेरे को लगता है लगभग 100 से भी अधिक जगह जो है यहाँ पर मिलता है जो प्राचीन है। ठीक है, वैसे ही रतनपुर राज्य की अगर बात करें जिसको चारों युगों को नगरी बोलते हैं, चारों युगों में विद्यमान था, चारों युगों में उसका अलग अलग नाम है। ठीक है, वैसे ही रतनपुर राज्य कितना बड़ा था ये देखिए। जो अमरकंटक क्षेत्र है वो रतनपुर राज्य के अंदर आता था। ठीक है, जो अमरकंटक है, अमरकंटक का जो नर्मदा मंदिर है, नर्मदा नदी का जो कुंड है, उसका निर्माण जो है राम के जो पहले पीढ़ी है उन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक है, वैसे ही रतनपुर राज्य जो है, अमरकंटक रतनपुर राज्य के अंदर आता था। वैसे ही संबलपुर है जो उड़ीसा का आज वर्तमान जिसको जानते हैं, जहाँ पर हीराकुंड डैम बना है, वो भी रतनपुर राज्य के अंदर आता था। बस्तर का जो कोटरी नदी है, जो इंद्रावती का सबसे बड़ा सहायक नदी है, वो
रतनपुर राज्य के अंदर आता था। हाँ, हाँ, तो सोचिए कि रतनपुर कितना बड़ा राज्य हुआ करता था। हाँ, हाँ, और यहाँ पर कलचुरी शासक रहे। कलचुरी शासकों ने यहाँ पर लगभग 750 साल तक शासन किया। हाँ, बहुत सारे कम ही पुस्तकों में इसका वर्णन है। जिस तरह से हम चोल शासक को पढ़ते हैं, ठीक है, बड़े बड़े शासक जो भारत में हुए उनको पढ़ते हैं, वैसे ही बहुत समृद्ध शासन जो है यहाँ पर रहा। और बहुत ही प्राचीन प्राचीन मंदिर यहाँ पर भी कलचुरी शासन काल में सोमवंशी जो शासक थे, बाणवंशी शासक थे, नागवंशी शासक थे छत्तीसगढ़ में जो शासन किए, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को बनवाया और बहुत सारे जो है यहाँ पे साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। वैसे ही महाभारत के कई साक्ष्य मिलते हैं, रामायण काल के कई सारे साक्ष्य मिलते हैं। उस दृष्टि से छत्तीसगढ़ बहुत ही प्राचीन है और बहुत सारी कथाएं यहाँ पर मिलता है, जिसमें से वही मोर ध्वज की जो कथाएं हैं, राम वनगमन के समझ की कथाएं हैं, पांडवों का कथा है जो यहाँ पर मिलता है। और तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भगवान स्थान है लौह कुश छत्तीसगढ़। जी का जन्म भी शायद ये तुरतुरिया में हुआ था। वो जो राम वनगमन जो बता रहा हूँ उसमें बहुत सारे स्थान है यहाँ पर, जैसे सीतामढ़ी हर चौका है, सीतामढ़ी घगड़ा है, सीतामढ़ी छतौड़ा है। आप सूर्य नारायण में आएंगे तो बताते हैं कि माता सबरी ने यहीं पर जूठे बैर यहीं पर खिलाया था। लौह कुश जो है जन्मस्थली यहीं पर है बताते हैं। सिरपुर भी उसका पड़ाव में आता है। गंधेश्वर महादेव है वो आता है। आप सीधा केसकल तरफ आएंगे तो वहाँ पर जटायु शिला है। चित्रकूट में भी आए थे बताते हैं। तीरथगढ़ में भी सीता कुंड है। कोंटा में जगह है। मतलब ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर भगवान राम आए हैं और वहाँ पर रहे हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि भगवान राम 4 बार यहाँ पर यात्रा की हैं, तो कई बार इस जगह से होकर गुजरे होंगे और कई स्थान जो है उनके नाम से है यहाँ पर। जी। तो और जैसे डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी माता शक्तिपीठ अगर बात करें तो 5 शक्तिपीठ के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 5 शक्तिपीठ के रूप में एक सर्किट बनाया जा रहा है, जिसमें सूरजपुर का कुदरगढ़ी माता का मंदिर है। ठीक है, कुदरगढ़ में कुदरगढ़ी माता का मंदिर है। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। रतनपुर में माँ महामाया का मंदिर है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता का मंदिर है और आपका दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर है। तो ये शक्तिपीठ के रूप में जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। शक्तिपीठ सर्किट के इसको डेवलप करेंगे तो आने वाले टाइम पे ये भी हम लोग ट्रैवल करेंगे। बस्तर की बहुत सारी चीजों के बारे में तो हमने बात किया, लेकिन विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा है। हाँ, जो सबसे लंबा चलता है बोलते हैं। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा पब्लिक को विस्तार से बताइए। जी। हमारे छत्तीसगढ़ में वो आपको बस्तर दशहरा से पहले भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो केवल विश्व में केवल छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, जैसे जैतखम के बारे में बात करें, कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। है कि नहीं? कुछ मीटर कुतुब मीनार से भी ऊंचा है बोलते हैं जी। तो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ है? सीतामढ़ी। सीता बेगरा जोगीमर्ग गुफा विश्व का सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला वहां पर है। वैसे ही हमारा ट्राइबल कल्चर जो बैगा है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में यहीं पर है। अबूझ माढ़िया सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में यहीं पर है। ट्राइबल कल्चर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में यहीं पर है। तो उनके द्वारा ही जो है यहाँ पर क्या मनाया जाता है? दशहरा, बस्तर दशहरा। ये 75 दिन तक चलता है। 75 दिन तक मतलब कोई फेस्टिवल नहीं चलता है। तो बस्तर दशहरा बोलने से ऐसा लगता है कि रावण का दहन करते हैं, पर यहाँ पर रावण दहन नहीं होता है। दंतेवाड़ा से माई का छतरी यहाँ पर आता है और वो पूरा भ्रमण करते हैं उसको। तो वो पूरा जगदलपुर में उसको घुमाया जाता है। तो 75 दिन तक 75 अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। हर दिन छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं। तो 75 दिन मतलब ये जो राखी है ना, उसके बाद से शुरू होता है वो। और उसके बाद से प्रतिदिन अलग अलग गांव में वो रिचुअल्स होते रहते हैं। उसके बाद जो है वो बस्तर दशहरा आता है। तो उसमें भीतर रहनी होता है और बहुत सारे रिचुअल्स जो है वहां पर होता है। और वही जो उसके बाद जो दशहरा टाइम रहता है वही उसका पीक टाइम रहता है। तो अगर आपको बस्तर दशहरा देखना है तो बस्तर दशहरा के 3-4 दिन पहले चले जाइए और वो पूरा देखिए। बहुत खूबसूरत रिचुअल्स होते हैं। पूरा बस्तर के जितने भी देवी देवता है उसमें सम्मिलित होते हैं। आपको कई सारे डिवोटीज वहां देखने को मिलेगा। जो आंगा देव है वो देखने को मिलेगा। कई सारे देवी देवता देखने को मिलेगा। मौली माता, कई लोग वहां पर उनको आता है, माता आते हैं, देवी देवता आते हैं उनके बॉडी में।
वो बड़ा ही अलग ही एक्सपीरियंस है, वो देखना चाहिए सभी को। और वहाँ का एक चीज और फेमस है जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मुर्गों की लड़ाई। हाँ, वो ट्राइबल मार्केट में अगर आपको बस्तर को जल्दी जानना है हाँ तो आपको बस्तर मार्केट घूमना पड़ेगा। वहाँ पर आपको ट्राइबल कल्चर आपको देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, ट्राइबल कल्चर देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको पेय पदार्थ पीने को मिलेगा, चापड़ा चीटी का चटनी मिलेगा, खाने को बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। वहाँ पर जब एक सप्ताह में मार्केट लगता है तो जैसे यहाँ पर क्या है, कभी भी आप मार्केट जाके कर सकते हो, पर वहाँ पर एक सप्ताह में एक बार होता है। तो आसपास के जितने गांव के लोग हैं वहाँ पर देखने को मिलता है एक ही दिन में। तो वो सब एक ही साथ एक जगह पर, मतलब कितना खूबसूरत होता होगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं, तो वो बहुत फेमस है। तो वो उसी का पार्ट है वहाँ पर मुर्गा लड़ाई। हाँ, तो जब बहुत सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो मनोरंजन करने के लिए तो कुछ रहता नहीं है, लाइट रहता है ना कुछ रहता है। तो शॉपिंग वॉपिंग किए, उसके बाद मुर्गा लड़ाई जो है वो देखते हैं। तो बहुत हर घर में मुर्गा पाला जाता है, तो मुर्गा का लड़ाई भी कराते हैं। बोलते हैं वो एक फ्रस्ट्रेशन हटाने के लिए जो है ना उसको किया जाता है। अब जैसे आप देखेंगे बस्तर में बाहर जगह पे बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, डिवोर्स बहुत होता है। बस्तर में ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। नहीं, बस्तर में क्यों नहीं होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पर मतलब एक वे है, मेरे को लगता है ऐसा कि जो लोग हैं वहाँ पर लड़ाई जैसे करते हैं, जैसे किसी को मारना रहता है ना, तो मार 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 बोलते हैं ना, वैसे ही जब वो मुर्गा लड़ाई होता है तो हम अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन वहां निकाल देते हैं। पत्नी का झगड़ा है वो वहां निकाल देते हैं, दूसरे का झगड़ा है वो फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक जरिया है वो। आप कभी देखे हैं मुर्गा लड़ाई? मुर्गा लड़ाई देखा हूँ, इसीलिए मैं पूछा। जब मुर्गा लड़ाई चालू होता है मुश्किल से वो 30 सेकंड चलता होगा, और 30 सेकंड में जो आवाज आता है, ये मार 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 मार, ये चिल्ला चिल्ली होता है, वो 30 सेकंड तक होता है। 30 सेकंड के बाद एकदम शांत हो जाता है। तो जो एग्रेसिवनेस आता है ना, जो फ्रस्ट्रेशन है वहां निकल जाता है। कई बार ऐसा रहता है ना कि आप देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े सिटी में फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बंद कमरे दे देते हैं, तोड़ने फोड़ने के लिए दे देते हैं। हाँ ठीक है, ये किस लिए होता है? फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। और वहाँ पे वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ऐसा तरकीब है वहाँ। तो कहीं ना कहीं हम भले उनको समाज की दृष्टि से वैसे बोलना नहीं चाहिए, लोग उनको पिछड़ा बोलते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो बहुत आगे हैं। बहुत आगे हैं भाई, कि बिना कुछ नुकसान किए वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल समझने का और देखने का तरीका है। अगर नहीं देख रहे हो तो केवल वो खेल है आपके लिए, और समझ रहे हो तो वो एक बहुत बड़ा सीख है, जैसे अभी मैं आपको बताया। चलिए, अभी बस्तर के बारे में और छत्तीसगढ़ के बारे में बात किए, और कुटुमसर गुफा की अगर बात नहीं किए तो कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा। तो कुटुमसर गुफा बोलते हैं, अंदर से जब देखते हैं तो वैसी चित्र वैसे आज तक कहीं नहीं है कि वो एक प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं, बने हुए हैं, पानी के टपकने से जो आकृतियां बनी हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कांगेर वैली नेशनल पार्क में लगभग 50 से भी अधिक गुफा है, जिसमें से लगभग 15 गुफा जिसमें हम जा सकते हैं। अभी केवल कैलाश गुफा, कुटुमसर गुफा, दंडक गुफा, मांदर कुंटा, ये 4 गुफा में ही नॉर्मल जो पर्यटक है वो जा सकते हैं। बाकी जगह पर रिस्ट्रिक्टेड है, यह परमिशन से जाया जाता है। और उसमें से सबसे ज्यादा जो लोग अभी जाते हैं और जो सबसे फेमस है वो कुटुमसर गुफा है। कुटुमसर गुफा जो है ये करोड़ों साल पुराना है। एक गुफा बनता कैसे है, वहां पर नदी बहता है, नदी के कटाव से वो गुफा बना हुआ है। तो करोड़ों साल पुराना है, और स्टेलेमाइट और स्टेलाइट्स की जो चट्टान है वो वहां पे देखने को मिलता है। वो जब ऊपर से और नीचे से जब गिरते हैं और बनते हैं तो उससे कई सारा आकृति बनता है। तो जब हम उसको देखते हैं तो विजुअलाइज करते हैं, ये हाथी के जैसा दिख रहा है, ये शेर के जैसा दिख रहा है, वो विजुअलाइजेशन है। पर जब गाइड जब उसको लेके जाता है तो रोमांच बनाने के लिए ये हाथी का शेप है, ये आप देख रहे हैं कुछ झूमर का शेप है, ये वो विजुअलाइज कराता है कि बोर ना हो, नहीं तो लोग डर जाएंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है, अरे ये क्या दिख रहा है। तो उसको इजी बनाने के लिए, दिखाने के लिए उसको गाइड जो है थोड़ा सा मनोरंजन के माध्यम से उसको दिखाता है, ऐसा है।
और करोड़ों साल पुराना है। हर किसी को एक बार देखना चाहिए। मेरे को लगता है पुराने समय में जो आदि मानव है, गर्मियों के टाइम पे शेल्टर में छुपने के लिए जगह के रूप में गुफा ही बनाते थे या गुफा ही रहते थे, गुफा के अंदर रहते थे। तो ये आदि मानव का घर है। ठीक है, आज इसको गुफा बोल रहे हैं। इसके साथ साथ भैया, जैसे हम अगर मैं आपको पूछूं पर्सनली, अगर मुझे घूमना है छत्तीसगढ़, भैया ज़्यादा तो नहीं, मुझे 8-10 जगह ऐसे बताइए जहां मुझे एक बार जाना ही चाहिए, तो आप कौन कौन से वो जगह बताओगे जिसमें मैं जाके एकदम वाओ मज़ा आ गया वाला? छत्तीसगढ़ में अगर आप घूमने का अगर सोच रहे हैं तो कुछ जगह बताता हूँ जहाँ पे आपको जाना ही चाहिए। और 10 नहीं, मैं लगभग 20 जगह बताता हूँ जहाँ पे आपको जाना चाहिए। मेरा खुद का फेवरेट है और मैं हर साल एक बार वहाँ पर जाता ही हूँ। तो कोरिया में जाएंगे तो अमृतधारा जलप्रपात है, रामदहा वाटरफॉल है कोरिया में ही। उसके बाद सूरज में जाएंगे, कुदरगढ़ी माता का मंदिर है। बलरामपुर में जाएंगे तो डीपा-डी है, वहाँ जाइए। पवई वाटरफॉल है। गौरलाटा का हाईएस्ट पीक है, वहाँ पर ट्रैक करिए। जसपुर में जाएंगे तो वहाँ पे मधेश्वर पर्वत है, वो घूमने के लिए जाइए। रानीदाह वाटरफॉल है, वहाँ पर घूमने के लिए जाइए। मैनपाट है, पूरा मैनपाट घूमिए। मैनपाट में टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट और ख़ासकर वहाँ पे शादी होता है मांझी फैमिली का, वो देखने के लिए जाइए। कोरबा में जाइए, रानी झरना है वो जाइए। सतरंगा है वो घूमने जाइए। गोल्डन आइलैंड, जल विहार, बुका, ये तीनों एक ही पार्ट है, वो बिल्कुल घूमने जाइए। और ख़ासकर आप बोटिंग करने जाइए, और वो भी 1-2 घंटे का बोटिंग करने जाइए। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहेगा, ऐसा लगेगा कि आप थाईलैंड आइलैंड में आ गए हैं। चतुरगढ़ जाइए, रतनपुर के महामाया मंदिर जाइए, अमरकंटक घूमने के लिए जाइए। इसके अलावा आप गिरौदपुरी में आप जैतखम घूमने के जाइए। श्री नारायण टेम्पल है वो जाइए। नारायणपुर में टेम्पल है वो घूमने के लिए जाइए। पूरा सिरपुर घूमिए। 10 कुंड वाटरफॉल है, चांदादाई केव है, वो घूमने के लिए जाइए। गरियाबंद जाएंगे तो गरियाबंद में चिगरा पगार है, गजपल्ला है, बोतल धारा है। उसके अलावा जो वहाँ पे अभयारण्य है, उद्यंती है, वो घूमने के लिए जाइए। जतमई है, घटारानी है, वो घूमने के लिए जाइए। चंपारण है, राजिम है, वो घूमने के लिए जाइए। डोंगरगढ़ है, भवानी मंदिर है, वो घूमने के लिए जाइए। इसके अलावा आप जाएंगे ओनाकोना है, वो घूमिए। चरामा का जो शैल चित्र है वो देखने के लिए जाइए। गड़िया पहाड़ है वो जाइए। चर्रे मर्रे, मलाज कुडुम, केसकाल के पास में ही कुएमारी नाम का एक गांव है जहाँ पर 20 वाटरफॉल है, वो घूमने जाइए। गोबेरन शिव मंदिर है, वो घूमने के लिए जाइए। वहीं पर अभी बरसात के समय में फायरफ्लाई ट्रेल होता है, मतलब जुगनू वाला भी एक ट्रिप होता है। अभी मैं उसी के लिए ही जा रहा हूँ, तो वो ट्रिप ज़रूर एक्सपीरियंस करिए आप। इसके अलावा पूरा बस्तर घूमिए। बस्तर में ढोकरा आर्ट है, वो घूमिए। बस्तर में जो ढोकरा आर्ट कैसे बनता है वो देखिए। मेटल आर्ट कैसे बनता है वो देखिए। इसके अलावा जो चित्रकूट वाटरफॉल है, तामड़ा घूमर है, मेंद्री घूमर है, बीजा कासा है, तीरथगढ़ है, हांदावाड़ा है, नीलम सराई है, नंबी है, ये सब वाटरफॉल को घूमिए। और बस्तर में जा रहे हैं तो ट्राइबल कल्चर तो ज़रूर देखिए, ट्राइबल मार्केट ज़रूर घूमिए। तो ऐसे भाई बोले 10 ठो, मैं 20 ठो बता दिया हूँ। तो ये सब जगह पर मस्ट विजिट आप करिए। 20 से ज़्यादा बता दिए भैया। और भी बहुत सारा जो है छूट गया है, जैसे शिशुपाल पर्वत है। ठीक है, वो बहुत सारे जगह छूट गया है, पर हर जगह अपने आप में अलग अलग अनुभव करता है। इससे पहले ही हम लोग पूरा बात कर चुके हैं वो सब के बारे में, तो पूरा वीडियो देखेंगे तो और भी बहुत सारी जगह मिल जाएगा। और इसके अलावा भी और बाकी चीज़ों के बारे में, जगहों के बारे में आपको अगर सर्च करना है तो DK808 करके एक चैनल है यूट्यूब में, बहुत फेमस चैनल है, जो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं तो उसमें जाइए, आपको सारे जगह के बारे में इन डिटेल मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप ट्रैवल मितान से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर हम नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो बाकी जगह आप प्लान कर सकते हैं। सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा दीपक भैया के साथ पहला पॉडकास्ट था, और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, बताए जगहों के बारे में। और हमारी सीरीज़ आएगी ऐसे ही कि, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि और कौन सी जगह के बारे में आपको जानकारी लेनी है, इन डिटेल में जानना है कि वहाँ क्या है कैसा है, तो आप कमेंट में बताइए। और कुछ सवाल हैं जो आप दीपक भैया से पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। हम अगली बार वो क्वेश्चन को पूरा हम राइट नोट करके रखेंगे, और दीपक भैया ज़रूर आपके इन सभी बातों का आपको जवाब देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद अमर भाई, बहुत अच्छा लगा। जय जोहार, जय हो छत्तीसगढ़ महतारी की। ऐसे ही छत्तीसगढ़ घूमिए और सबको छत्तीसगढ़ घुमाइए, और हमारे लिए भी थोड़ा समय निकाल के हम भी आपके साथ आएंगे, घूमेंगे जरूर भाई। बहुत मज़ा आता है घूमने में, वाकई आपके साथ ये हमारा दूसरा या तीसरा मुलाकात था
काफ़ी अच्छा लगा, आपने समय दिया। ठीक है, धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।